talk about a web series called The Falcon and the Winter Soldier। इसकी शुरुआत में हमें दिखाया जाता है सैम विल्सन, जिसके पास में अब कैप्टन अमेरिका की वाइब्रेनियम वाली शील्ड होती है और तभी वो उसे उठाकर अपने बैग में डालता है। इसी दौरान उसे स्टीव की यादें भी आने लगती है। स्टीव ने जाने से पहले सैम से पूछा था कि ये शील्ड कैसी है, तो वहां पर सैम ने कहा कि अच्छी है मगर पराई है। और वहीं पर सीन शिफ्ट होता है एक प्लेन में। अब हमें सैम विल्सन अपनी पूरी यूनिफॉर्म में दिखाया जाता है और तभी उससे कुछ कमांड्स मिलते हैं कि आपको कैप्टन वसांट को बचाकर वापस लेकर आना है, क्योंकि कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने सामने चल रहे प्लेन को हाईजैक कर लिया है। और अब इसी के साथ सैम विल्सन अपने फ्लाइंग ऑब्जेक्ट के साथ में उस प्लेन से कूद जाता है और इसी के साथ वो डिटैच कर देता है एक और डिवाइस जिसका नाम होता है रेड विंग। जैसे ही फैल्कन उनके प्लेन पर पहुंचता है तो वहां से देखने लगता है कि क्या पायलट जिंदा है। तब वहां पर जो पायलट जो उस प्लेन को चला रहा होता है वो फ्रेंच में अपने दोस्त को कहता है, एस्के चुआवी इसी यहाँ कैलके की नूजा वो रेगार दे। इसका मतलब है कि क्या तुमने देखा कोई यहाँ पर मौजूद है जो हमें देख रहा है। और अब वहीं रेड विंग की मदद के साथ में फाइनली फैल्कन उस प्लेन में कूद जाता है और वहां पहुंचने पर उन सभी टेररिस्ट और साथ ही फैल्कन के बीच में एक तगड़ी फाइट होनी शुरू हो जाती है। वो उस पर काफी सारी गोलियां बरसाते हैं मगर फैल्कन के जो विंग्स होते हैं वो उससे अपने आप को प्रोटेक्ट कर लेता है। मगर जब तक वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है बाकी सभी वहां से टेररिस्ट कमांडर वसांट को वहां से लेकर कूद जाते हैं। और फिर शुरुआत होती है इस एपिसोड के सबसे शानदार सीन की, जहां पर अब फैल्कन अपने विंग्स के साथ में उन सभी टेररिस्ट का पीछा करने लगता है। वो सभी अपने ग्लाइडर सूट पहनकर आसमान में उड़ने लगते हैं और फाइनली अपनी जान को बचाने के लिए कुछ पहाड़ियों का सहारा लेते हैं और उनके बीच में से निकलकर भागने लगते हैं। मगर फैल्कन भी कुछ कम नहीं था, वो भी उनके पीछे पड़ा था। और तभी हम देखते हैं कि उन टेररिस्ट ग्रुप में से कुछ हेलीकॉप्टर आकर फैल्कन पर हमला करने लगते हैं, मगर तभी फैल्कन उन्हें चकमा देकर उनके आजू बाजू से निकल जाता है और अपनी रेड विंग की मदद से उन सभी हेलीकॉप्टर्स को खत्म कर देता है। वहीं हमें जमीन पर टॉरस नाम का एक सैनिक दिखाया जाता है जो कि उसे जमीन से फीडबैक दे रहा होता है कि अब आपको कहां पर जाना है, आपको क्या करना है। तब वहां पर फैल्कन उससे कहता है कि ये सब कुछ मैं अकेला संभाल लूंगा, तुम्हें यहाँ पर आने की कोई जरूरत नहीं थी। मगर इस वक्त तक फैल्कन को लड़ते लड़ते काफी टाइम हो चुका था और अब वो लीबिया की सरहद तक पहुंचने वाला था। और तभी टॉरस उसे कहता है कि अगर हमने लीबिया की सरहद को क्रॉस किया तो वहां के सैनिक हमें जान से मार देंगे, इसलिए आपको जो करना है आपको जल्दी करना होगा, आपके पास में सिर्फ 2 मिनट है। और इसी के साथ अब फैल्कन अपनी पूरी ताकत से उनका पीछा करने लगता है, मगर तभी हेलीकॉप्टर से कुछ मिसाइल निकलकर उसका पीछा करने लगते हैं और जैसे ही वो उसे जान से मारने वाले होते हैं तभी वहां से फैल्कन सामने के हेलीकॉप्टर में कूदकर कैप्टन वसांट को बचाकर वहां से निकल जाता है और वो जो मिसाइल जो उसका पीछा कर रही थी वो उन्हीं के प्लेन को ब्लास्ट कर देती है, जिसकी वजह से अब ये मिशन फाइनली सक्सेसफुल हो जाता है। मिशन को खत्म करने के बाद में दोनों टूनीशिया पहुंचते हैं। अब वहां पर दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। तब वहां पर टॉरस कहता है कि मैं एवेंजर्स का काफी बड़ा फैन हूं और साथ ही कैप्टन अमेरिका तो हमेशा से मेरे आदर्श रहे हैं, अब वो कहां पर है। तो मजाक मजाक में फैल्कन यानी कि सैम विल्सन उसे कहता है कि अब वो चांद पर अपना एक नया बेस बनाकर अंडरग्राउंड काम कर रहा है। इस बात को सुनकर टॉरस सच मान लेता है और वो कहता है कि क्या सचमुच चांद पर शील्ड का एक ऑफिस है। इसे सुनकर अब फैल्कन हंसने लगता है। यहीं पर टॉरस अपने मोबाइल से एक सॉफ्टवेयर की मदद से उस शहर में कुछ फिंगरप्रिंट्स को ढूंढ रहा होता है। तो सैम उससे पूछता है कि आखिर तुम ये क्या कर रहे हो। तो टॉरस उसे बताता है कि एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है फ्लैग मैशर्स और उनका मोटो है एक जहान एक पहचान। मैं काफी समय से उनके पीछे पड़ा हूं। तो सैम उससे कहता है कि ठीक है लगे रहो और जब कोई खास इन्फॉर्मेशन मिले तो उसे मुझसे जरूर शेयर करना। और ये कहकर वो वहां से वॉशिंगटन के लिए निकल जाता है। अब यहाँ पर हमें एक कॉन्फ्रेंस दिखाई जाती है जिसके अंदर अब सैम विल्सन स्टीव रॉजर्स यानी कि कैप्टन अमेरिका के द्वारा दी गई शील्ड को अब डोनेट कर देता है यूएस गवर्नमेंट को और साथ ही ये भी कहता है कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, इसका असली हकदार कैप्टन अमेरिका ही है, जो कि ना कि मैं हूं और ना ही कभी बन सकता हूं। वहीं पर उसकी मुलाकात रोडी से भी होती है और तब वो दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं। रोडी उसे बताता है कि समय अब काफी बदल चुका है, सभी गठबंधन टूट रहे हैं और काफी सारी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन फिर से एक्टिवेट हो चुकी है, हमें कुछ करना ही होगा, आखिर तुमने इस शील्ड को क्यों दिया। और तभी सैम के शब्द वही रहते हैं कि मैं इसके लायक नहीं हूँ, ये शील्ड अच्छी है मगर पराई है। वहीं अगले सीन में हमें दिखाया जाता है विंटर सोल्जर जो कि कुछ लोगों को जान से मार रहा होता है। यहाँ पर वो एक हाइड्रा के एजेंट के पीछे लगा होता है। वहां से एक आदमी भागने की कोशिश करता है मगर बकी पीछे कोई भी सबूत नहीं छोड़ना चाहता था, इसीलिए वो उसे वहीं पर जान से मार देता है और तभी उसका सपना टूट जाता है। वो उसका एक नाइटमेयर होता है और जब वो जागता है तो उसे फील होता है कि मैं अब तक अपने उन बुरे सपनों से पीछा नहीं छुड़ा पाया हूँ। वही हमें दिखाया जाता है कि अब बकी बार्न्स को एक साइकाइट्रिस्ट के थ्रू कुछ थेरेपीज दी जा रही होती है और साथ ही वो कहती है कि क्या तुम अब भी अपने नाइटमेयर से तंग हो। तो बकी उसे कहता है कि हाँ, मैं आज तक उनसे अपना पीछा नहीं छुड़ा पाया हूँ। तो वो उससे पूछती है कि आखिर तुम्हारे रूल्स क्या हैं।
तो वो बताता है कि रूल नंबर 1, कोई भी गैर कानूनी काम नहीं करना है। रूल नंबर 2, कभी किसी को चोट नहीं पहुंचानी है। और रूल नंबर 3, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपनी गलतियों को सुधारना। इन रूल्स के साथ में बकी की एक पुरानी स्टोरी भी साथ चल रही होती है, जिसमें उसने एक गैर कानूनी हाइड्रा की एजेंट को पुलिस में पकड़वाया होता है। तो थेरेपिस्ट कहती है कि अच्छा, अब मैं समझी, इसका मतलब यह है कि कल तुम किसी मिशन पर थे और तुमने वो काम किया जिसकी तुम्हें मनाही है। अब तुम्हें अपना पास्ट भूल जाना चाहिए बकी। और ये सुनकर अब बकी वहां से निकल जाता है और तब उसकी मुलाकात होती है एक बूढ़े इंसान से जिनका नाम होता है मिस्टर योरी। ये बकी के काफी अच्छे दोस्त होते हैं और वहां से दोनों एक रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं। बकी काफी ज्यादा उदास लग रहा था, तो मिस्टर योरी वहां के वेट्रेस को कहते हैं कि ये बकी है, ये काफी जवान है, क्या तुम इसके साथ डेट पर जाना चाहोगी? और तब मजाक मजाक में वो वेट्रेस भी हाँ कह देती है। तो बकी उनसे कहता है कि आखिर आप मेरे साथ में इस तरीके का व्यवहार कैसे करते हैं? मैं तो आपका बेटा भी नहीं हूँ। और इस बात को सुनकर योरी को अपनी पुरानी यादें आने लगती है, क्योंकि योरी का एक बेटा हुआ करता था जिसे कि यूएस के अंदर मार दिया था, मगर उसे किस वजह से मारा गया था इसकी वजह आज तक योरी को पता नहीं चली होती है। वहीं अब दूसरी ओर अब सैम विल्सन पहुंचता है अपने पुराने गांव में, यानी कि ल्यूजियाना में, और वहां पर उसकी मुलाकात अपनी सिस्टर से होती है। तब हमें ये पता चलता है कि उसका परिवार काफी ज्यादा गरीब है और साथ ही जिस बोट के साथ में वो लोग काम करते हैं, अब उनके पास में अपने खाने पीने तक के पैसे नहीं होते हैं, जिसकी वजह से अब वो अपनी बोट को भी बेच देना चाहते थे। मगर तब सैम अपनी बहन से कहता है कि अब मैं आ गया हूँ, अब हमें अपनी बोट को नहीं बेचना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ में काम करूंगा और हम बैंक से लोन की बात भी करेंगे, तुम टेंशन मत लो। वहीं अब शाम को बकी पहुंचता है उसी बार में जहां पर वो उस वेट्रेस को डेट करने वाला था और दोनों साथ में बैठकर बातें करने लगते हैं। तो बातें करते करते वेट्रेस उससे पूछती है कि क्या तुम्हारी कभी कोई गर्लफ्रेंड रही है? तो वह कहता है कि हाँ, करीब 90 साल पहले। इस बात को सुनकर वेट्रेस हंसने लगती है और हंसते हंसते वो एक गेम भी खेलने लगते हैं और साथ ही ड्रिंक भी कर रहे होते हैं। तब वहां पर वो वेट्रेस योरी के बारे में बात करती है और जैसे ही बकी योरी का नाम सुनता है तो उससे अपनी पास्ट की यादें आने लगती है और तब उसे पता चलता है कि उसके बेटे का कत्ल और किसी ने नहीं बल्कि बाय मिस्टेक बकी बांस, यानी कि उसने खुद नहीं कर दिया होता है। वहीं पर हमें एक बैंक दिखाया जाता है जहां पर कुछ लुटेरों ने चोरी करी होती है और तब वहां पर टॉरस भी पहुंच चुका होता है। और जब वो वहां पर पहुंचता है तो वहां पर सभी लोगों के मुंह पे मास्क लगा होता है, तो वो वहां के चोर को पकड़ने की कोशिश करता है, उसे रोकता है, मगर तब वो नकाबपोश उसे बहुत ही जोर से दूर पटक देता है और तब टॉरस को पता लगता है कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि ये भी कोई सुपर ह्यूमन है। दूसरी ओर सैम और उसकी सिस्टर अब बैंक पहुंचते हैं और वहां पर लोन के लिए अप्लाई करते हैं। तो वहां का बैंकर उसे कहता है कि शायद मैंने आपको कहीं देखा है, क्या वही एवेंजर है? तो वो कहता है कि हाँ। तो बैंकर उससे पूछते हैं कि आखिर आपको लोन की जरूरत क्यों है, आप तो बहुत अमीर होंगे क्योंकि आप तो टोनी स्टार्क की टीम थे। तब वहां पर सैम उससे कहता है कि हाँ, मैं उनकी टीम में जरूर था, मैं एक एवेंजर जरूर हूँ, मगर हम सैलरी पर काम नहीं करते, हम सिर्फ देश की रक्षा करते हैं। तो बैंकर उससे कहता है कि क्या मैं आपके सूट के साथ एक सेल्फी ले सकता हूँ? तो इस बात को सुनकर सैम को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस बैंक से अपनी सिस्टर को लेकर बाहर आ जाता है। घर आकर वो ये डिसाइड करता है कि वो अपनी पुश्तैनी जहाज को वापस से स्टार्ट करेगा, उसी के साथ अपने जीवन की दिनचर्या वापस से शुरू करेगा। मगर तभी उसे टॉरस का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि जस्ट अभी यहाँ पर कुछ चोरों ने बैंक में चोरी करी है और जब मैंने उनका सामना किया तो उनमें से एक लुटेरे ने मेरा काफी बुरा हाल कर दिया। इस बात को देखकर सैम ये समझ जाता है कि वो जरूर सुपर सोल्जर्स में से कोई एक है और तभी पीछे से उसकी सिस्टर आती है और कहती है कि टीवी पर देखो, एक बहुत ही गजब की न्यूज आ रही है। और जब सैम वहां पर आकर टीवी में देखता है तो वहां पर यूएस के गवर्नमेंट एजेंट सभी लोगों को ये बता रहे थे कि इस देश को एक सुपर हीरो की जरूरत है, जैसे कि कैप्टन अमेरिका, मगर अब वो हमारे साथ में नहीं है, इसीलिए हमने एक और नए सुपर हीरो को आपके सामने इंट्रोड्यूस करने का सोचा। और तभी हमें दिखाया जाता है एक और नया कैप्टन अमेरिका। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर एपिसोड 2। इसके लास्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरीके से सैम विल्सन ने अपनी कैप्टन अमेरिका की शील्ड को गवर्नमेंट को डोनेट कर दिया और फाइनली गवर्नमेंट ने अपना एक न्यू कैप्टन अमेरिका सभी लोगों के सामने प्रेजेंट किया। और इसी के साथ ये एपिसोड शुरू होता है। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए आते हैं इस कहानी की मेन स्टोरी लाइन की तरफ। इसकी शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जॉनी वॉकर जॉन वॉकर अब अपने लॉकर रूम में होता है और वहां पर अपना पुराना लॉकर भी देख रहा होता है और तभी उसकी पार्टनर वहां पर आ जाती है और कहती है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है?
तो जॉन वॉकर उसे कहता है कि मैं डरता कभी नहीं, बस मैं थोड़ा सा नर्वस हूँ क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे मिली है वो बड़ी नहीं, काफी ज्यादा बड़ी है। और तभी वहां पर पहुंच जाता है उसका बेस्ट फ्रेंड जिसका नाम है लेमार हॉकिंस, इसे बैटल स्टार के नाम से भी जाना जाता है। और तब वो अपने दोस्त को दिलासा देता है कि मुझे तुझ पर हमेशा से विश्वास था और आगे भी जो तू करेगा उसमें हमेशा जीत तेरी होगी। और वहीं पर वो दोनों अपने उस सूट को देखने लगते हैं जो कि नया कैप्टन अमेरिका का सूट होता है। और वहीं से अब जॉन वॉकर अपना वो सूट पहनकर एक प्लेग्राउंड में पहुंचता है। ये उसके कॉलेज का वही प्लेग्राउंड होता है जहां पर वो कभी फुटबॉल खेला करता था। वहां पर उसके सम्मान में काफी सारे लोग डांस कर रहे होते हैं। और जब वहां पर जॉन वॉकर पहुंचता है तो उसका एक इंटरव्यू कंडक्ट होता है। तो वहां की इंटरव्यूअर उसे कहती है कि आपको कैप्टन अमेरिका बनकर कैसा लग रहा है, कैसा फील कर रहे हैं आप। तो वहां पर जॉन वॉकर काफी नर्वस होता है और वो कहता है कि अच्छा तो लग रहा है, मगर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी काफ़ी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे तो कभी कभी लगता है कि मैं इसके लायक ही नहीं हूँ। तब वहाँ पर वो इंटरव्यूअर कहती है कि आपको कैप्टन अमेरिका यूं ही नहीं बना दिया गया, आपको 3 बार मेडल्स भी मिले और साथ ही आपने काउंटर स्ट्राइक जैसे कई सारे मिशंस में पार्टिसिपेट भी किया और लोगों की जान भी बचाई। आपने हार्ड ट्रेनिंग करके अपने आप को इसके काबिल बनाया है। और इनकी बातों से हमें ये पता चलता है कि गवर्नमेंट ने जो अपना न्यू कैप्टन अमेरिका चूज किया है वो कोई एरा गैरा इंसान नहीं बल्कि हार्ड ट्रेनिंग किया हुआ एक ऐसा सोल्जर है जिसने कैप्टन अमेरिका की शील्ड के साथ में प्रैक्टिस करी है। उसे ये शील्ड चलाना काफी अच्छे तरीके से आता है। वहीं इस पूरे इंटरव्यू को बकी बार्न्स भी बैठकर अपनी टीवी पर देख रहा होता है और काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है। इसी वजह से अब वो गुस्से में आकर सीधा सैम विल्सन से मिलता है और उसे कहता है कि आखिर तुमने ये काम क्यों किया। तो वहां पर सैम विल्सन पूछता है कि क्या किया मैंने। तो बकी उसे कहता है कि तुम्हें तुम्हारी शील्ड जो कि कैप्टन अमेरिका ने तुम्हें दी थी, तुम्हें उसे गवर्नमेंट को डोनेट नहीं करना चाहिए था। तो वहां पर सैम विल्सन उसे कहता है कि मेरे उसको डोनेट करने के पीछे कई सारे रीजन है, तुम कभी नहीं समझ पाओगे। मगर फिर भी बकी उस पर काफी ज्यादा गुस्सा हो रहा होता है और वो पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जा रहे हो। तब वहां पर सैम उसे बताता है कि मेरे पास ने इस देश और दुनिया को बचाने के लिए काफी सारे काम है, मेरे पास तुम्हारे से लड़ने के लिए टाइम नहीं और अभी मुझे जाने दो। तो वहां पर बकी उससे पूछता है कि तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। तो सैम उसे बताता है कि मेरे रेड विंग के थ्रू मुझे खबर मिली है कि कुछ सैनिक जो कि तुम्हारी जितनी ताकत रखते हैं वो म्यूनिक में मौजूद हैं और कुछ इलीगल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो बकी उससे कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि सुपर सोल्जर प्रोग्राम तो बंद हो गया है। तो वहां पर सैम उससे कहता है कि इन सभी झगड़ों के पीछे हमेशा वो तिकड़ी तो काम करती है। तो वो कहता है कि कौन सी तिकड़ी। तो सैम उससे बताता है कि तिकड़ी यानी कि एलियन या फिर कोई एंड्रॉइड रोबोट्स और या फिर जादूगर। और साथ ही जादूगरों की बात करते हुए वो डॉक्टर स्ट्रेंज का भी नाम लेता है। अब फाइनली जब बकी को इस बारे में पता चल गया होता है कि कोई एक बड़ा मिशन होने वाला है तो वो अब सैम विल्सन के साथ में पहुंच जाता है और वहीं पर वो प्लेन में आपस में बातचीत करने लगते हैं। बकी सैम को घूरने लगता है। तो वहां पर सैम उससे पूछता है कि आखिर तुम मुझे घूर क्यों रहे हो, मुझसे क्या चाहते हो। तब वहां पर बकी उसे वापस से कहता है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्या तुम्हारे पास इस मिशन के लिए प्लान है। तो सैम उसे कुछ जवाब नहीं देता। तो बकी उसे कहता है कि अगर तुम्हारी जगह कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर मेरा दोस्त होता तो उसके पास में हमेशा किसी लड़ाई के लिए एक प्लान होता और तुम्हारे पास में नहीं है, इसका मतलब तुम कभी भी उसकी जगह नहीं ले सकते। तो सैम उसे अगेन कहता है कि ना तो मैं कैप्टन अमेरिका था और ना ही मैं हूं, वो अपनी जगह पर है और मैं कभी भी उसकी जगह लेने की कोशिश नहीं कर सकता। और इसी के साथ वो वहां से कूद जाता है। तो बकी टॉरस से कहता है कि क्या तुम्हारे पास में पैराशूट है। तो टॉरस उसे बताता है कि ऊंचाई सिर्फ 200 मीटर है, यहाँ से तुम्हारा पैराशूट खुलेगा भी नहीं। इस बात को सुनकर बकी अब अपनी एक बांह फाड़ लेता है और वाइब्रेनियम वाले हाथ के साथ में अब उसी प्लेन से कूद जाता है और सीधा जमीन पर गिर पड़ता है। अब वहां पर रेड विंग की मदद से सैम विल्सन और साथ ही बकी बार्न्स पहुंच जाते हैं एक ऐसी अबैंडन्ड बिल्डिंग में जहां पर जर्मनी में कुछ लिखा होता है। और तभी बकी को वहां पर 2 लोग नजर आते हैं जो कि काफी सारे भारी भारी मेडिसिन के बॉक्स उठाकर एक ट्रक में रख रहे होते हैं। तो बकी सैम विल्सन को कहता है कि मैं उनका सामना आराम से कर सकता हूँ, मेरे पास में वाइब्रेनियम का हाथ है और मैं उन्हें एक ही मिनट में धूल चटा दूंगा। तो सैम कहता है कि रुको, मुझे चेक करने दो। और तब वो अपने रेड विंग की मदद से जब वहां की स्कैनिंग करता है तो वहां उसे पता चलता है कि वहां पर 7 लोग हैं। और जब वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं तो अगेन रेड विंग वहां के ट्रक को स्कैन करता है तो उन्हें पता चलता है कि वो लोग 7 नहीं बल्कि वो 8 लोग हैं। और जब ट्रक वहां से निकलने लगते हैं तो वहां से अब बकी अपनी फुल स्पीड में भागकर उन ट्रक का पीछा कर एक ट्रक पर चढ़ जाता है। और जब वो उसे खोलता है तो उसे वहां पर एक लड़की मिलती है। तो बकी उससे कहता है कि अब तुम सेफ हो, हमने तुम्हें बचा लिया है। और तब हमें पता चलता है कि वो कोई हॉस्टेज नहीं बल्कि उन्हीं की एक गैंग मेंबर होती है। और वो एक खींच के लात देती है विंटर सोल्जर को और वो जाकर पीछे के ट्रक से टकरा जाता है। और फिर वो अपनी पूरी ताकत के साथ में उससे लड़ना शुरू कर देता है। और देखते ही देखते उसकी गैंग मेंबर्स के बाकी लोग भी आकर अब विंटर सोल्जर और साथ ही फैल्कन से लड़ने लगते हैं। उस ट्रक पर एक काफी शानदार फाइट सीक्वेंस हमें दिखाया जाता है।
इस फाइट को तो देखकर ऐसा लग रहा हो मानो जैसे कि वो लोग इन्हें धो रहे हो। और तभी वहां पर एंट्री होती है जॉनी वॉकर आई मीन हमारे जॉन वॉकर की, और वो अपने फ्रेंड बैटल स्टार के साथ में वहां पर कूदकर उन सभी के छक्के छोड़ाने लगता है। वहां पर सभी के बीच में एक तगड़ी फाइट सीक्वेंस होनी शुरू हो जाती है। अब क्योंकि वो सभी भी सुपर सोल्जर होते हैं, इसकी वजह से वो उन पर भारी पड़ते हैं। और फाइनली अब वहां से फैल्कन और साथ ही विंटर सोल्जर काफी स्पीड में उस ट्रक से गिर जाते हैं और सीधा पहुंच जाते हैं सरसों के बाग में। तो बकी उससे कहता है कि अगर आज हमारे पास में वो शील्ड होती तो हम उनसे कभी ना हारते। वहीं दूसरी ओर अब कैप्टन अमेरिका भी उन लोगों से लड़ने की कोशिश करता है, मगर वो भी डिफीट होकर वहां से गिर जाते हैं। वहीं दूसरी ओर सैम और बकी अब चलते चलते अपना सफर तय करने लगते हैं और तभी उनके पीछे से कैप्टन अमेरिका और साथ ही बैटल स्टार आते हैं। तो वो उन दोनों को कहते हैं कि क्या तुम हमारे साथ चलना चाहोगे, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट 20 किलोमीटर दूर है। तो वहां पर वो दोनों उनकी बात नहीं मानते और वो सीधा चलने लगते हैं, मगर फाइनली उन्हें उन दोनों की बात समझ में आती है और वो गाड़ी में बैठ जाते हैं। तो वहां पर कैप्टन अमेरिका यानी कि जॉन वॉकर अब उन दोनों से कहता है कि ये मैंने नहीं चुना था, ये मेरी नियति नहीं थी कि तुम शील्ड दोगे और वो सीधा मेरे पास में आएगी, ये तो बस किस्मत की बात है। और वो चारों अपनी पुरानी बातों पर झगड़ा करने लगते हैं, क्योंकि सैम और बकी ये मानते थे कि कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रोजर की जगह कोई नहीं ले सकता। और तभी जॉन सैम को कह देता है कि अगर तुम लोग मेरा साथ दो बीइंग अ असिस्टेंट तो हम इस मिशन को जीत सकते हैं। तो सैम कहता है कि तूने यही गलती कर दी, तुझे ये वर्ड नहीं बोलना चाहिए था। और तभी वो दोनों उसकी गाड़ी से उतर जाते हैं और वहां से चलने लगते हैं। वहीं रात को हमें दिखाया जाता है फ्लैग मैशर्स का वो ग्रुप जो कि उन ट्रक्स के साथ में बहुत सारी मेडिसिन लेकर भाग गया था। और जब वो एक जगह पर पहुंचते हैं तो वहां एक आदमी उनका स्वागत करता है और कहता है कि मुझे आप लोगों का बेसब्री से इंतजार था, मैंने आप लोगों के लिए ऑलरेडी खाना और साथ ही रात को सोने के लिए जगह की भी तैयारी कर रखी है। आप सभी काफी थक गए होंगे, आप अपने रूम में सो जाइए। और तब हमें पता चलता है कि उनकी ग्रुप की लीडर वही लड़की है जिसका नाम होता है कार्ली। वहीं कार्ली को मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा है कि तुमने मेरी एक चीज चुराई है और मैं उसे लेने के लिए तुम्हारे पास में आ रहा हूँ। वहीं अब प्लेन में हमें दिखाए जाते हैं सैम और बकी जो कि आपस में एक दूसरे को घूरने लगते हैं, एक दूसरे पर गुस्सा होते हैं। और तब वो सोचते हैं कि आखिर हम फ्लैग मैशर्स का पीछा कैसे करेंगे, क्योंकि रेड विंग को तो उस कार्ली ने तोड़ दिया था। इसी वजह से अब उनके पास में उनका कोई स्कैनिंग डिवाइस भी नहीं होता है। तब वहां पर बकी सैम को कहता है कि एक इंसान है जो तुम्हारी मदद कर सकता है। तो सैम उससे पूछता है कि वो कौन है और फिर वो दोनों पहुंच जाते हैं बाल्टीमोर में। और वहां पर एक घर के पास जाकर आइजिया नाम के किसी इंसान के बारे में पूछते हैं। तो वहां पर एक लड़का उन्हें कहता है कि इस नाम का कोई भी शख्स यहाँ पर नहीं रहता, अब यहाँ से चले जाओ। तब वहां पर बकी उसे कहता है कि आइजिया को बताना कि मैं वो शख्स हूं जो क्वांग वॉर में तुमसे मिला था। और इस बात को सुनकर अब आइजिया उन दोनों को अपने घर में एंट्री देता है। और जब वहां पर सैम की मुलाकात आइजिया से होती है तो उसे पता चलता है कि आइजिया एक कैप्टन अमेरिका ही था जो कि अफ्रीका से आया था। वो एक अफ्रीकी अमेरिकी इंसान था, उसे भी वही सुपर सोल्जर सिरम दिया गया था जो कि कभी स्टीव रॉजर को दिया था। और तब वो दोनों मदद मांगते उससे और कहते हैं कि अब यहाँ पर काफी सारे सुपर सोल्जर फ्लैग मेशर्स के रूप में अब इस दुनिया को अपना बनाना चाहते हैं, हमें आपकी जरूरत है। मगर तब वहां पर आइजिया उनसे कहता है कि मैं तुम्हारी किसी प्रकार भी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी मदद करी थी, मगर तुम लोगों ने मेरे साथ क्या किया, मुझे 30 सालों तक के लिए जेल में पटक दिया और सड़ने दिया। मैं वही शख्स हूं जिसने हाइड्रा के एजेंट यानी कि बकी बांस का हाथ तोड़ा था। वो दोनों उसे समझाने की काफी कोशिश करते हैं, मगर फिर भी आइजिया उनकी बात नहीं सुनता और उन्हें उनके घर से जाना पड़ता है। जब वो वहां से जा रहे होते हैं तो वो अगेन आपस में बातचीत करते हैं कि आखिर तुमने मुझे पहले इनके बारे में क्यों नहीं बताया कि कोई अफ्रीकी अमेरिकी इंसान है जिसके पास में सुपर सोल्जर की पावर है। क्या ये बात स्टीव को पता थी? तो बकी कहता है कि नहीं, ये बात उससे भी पुरानी है, स्टीव को भी उसके बारे में कुछ नहीं पता था। और जब वो दोनों बात कर ही रहे होते हैं तभी वहां पर पुलिस पहुंच जाती है और पुलिस अब सैम से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, झगड़ा कर रहे हो। और तब हमें यहाँ पर इस बात की झलक मिलती है कि आज भी यूएस के अंदर काले और गोरे के बीच में रेसिज्म यानी कि रंग भेद चल रहा है। हमेशा गलती काले की मानी जाती है। और तब वहां पर एक पुलिस वाला दूसरे पुलिस वाले को कहता है कि तुम जो सोच रहे हो ये वो नहीं है, ये एवेंजर्स है, इसका नाम फैल्कन है। और तब वो दोनों उन्हें छोड़ देते हैं। मगर तभी एक पुलिस वाला बकी के पास आता है और उसे कहता है कि आपको हमारे साथ चलना होगा, आपने थेरेपी का एक सेशन मिस किया। और फाइनली अब बकी और साथ ही सैम को पुलिस कस्टडी में लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचा दिया जाता है। मगर तब उन्हें पता चलता है कि उन दोनों की बेल हो गई है। तो पहले तो उन्हें लगता है कि हमारी बेल हमारी थेरेपिस्ट ने करवाई है, मगर तब वहां पर पहुंचते हैं जॉन वॉकर और साथ ही बैटल स्टार। वो उन्हें कहते हैं कि तुम लोग हमारी वजह से ही छोटे हो और अगर तुम लोग हमारे साथ काम करना चाहते हो तो हम तुम्हारा साथ देंगे,
मगर तब थेरेपिस्ट उन्हें कहती है कि ये तुम्हारा साथ तब देंगे जब मैं इन्हें थेरेपी सेशन के बाद में छोड़ूंगी, अभी इन दोनों को मेरे साथ आना पड़ेगा। और तभी वो उन दोनों को एक कमरे में ले जाकर उनसे बातचीत करने लगती है। तो दोनों काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं, तो वो उन दोनों को कहती है कि आमने सामने बैठ जाओ और एक दूसरे को घूरो। तब वहां पर बकी कहता है कि हाँ, ये तो मेरा फेवरेट काम है, इसमें तो मैं माहिर हूँ। और फिर वो दोनों एक दूसरे को घूरने लगते हैं। काफी देर हो जाती है और तब वो थेरेपिस्ट उनसे पूछती है कि आखिर तुम चाहते क्या हो, तुम लड़ते क्यों रहते हो। तब वहां पर बकी सैम से कहता है कि तुझे नहीं करना चाहिए था, तुझे वो शील्ड डोनेट नहीं करनी चाहिए थी। तब वहां पर सैम एक बहुत ही बड़ी बात को रिवील करता है और उसे बताता है कि अमेरिका एक गोरे लोगों का देश है और वो लोग कभी नहीं चाहेंगे कि कोई काला एक कैप्टन अमेरिका बने। यही वजह थी कि मैंने उस शील्ड को डोनेट कर दिया। क्या अब ये तुम्हारी बात समझ में आई। और फाइनली उन दोनों का झगड़ा खत्म हो जाता है। वहां से बाहर निकलने के बाद में जॉन और बैटल स्टार उन दोनों को मिलते हैं और कहते हैं कि क्या तुम अब भी हमारे साथ काम करना चाहते हो। तो सैम उन दोनों को कहता है कि तुम दोनों सरकारी कुत्ते हो, तुम्हें हर काम के लिए उनसे परमिशन मांगनी पड़ती है, बट हम एवेंजर्स हैं, हम खुले परिंदे हैं, हम हमारे हिसाब से काम करते हैं, इसलिए तुम्हारी और हमारी कभी नहीं बन सकती। और ये बात सुनकर अब वहां पर जॉन को भी गुस्सा आ जाता है और वो उन्हें कहता है कि आज तुमने ये बात बोल तो जरूर दी, मगर नेक्स्ट टाइम अगर तुम मेरे सामने आए तो मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा। और अब उन चारों के रास्ते अलग अलग हो जाते हैं। वहीं पर अब सैम और बकी आपस में बातचीत करने लगते हैं और कहते हैं कि हमें जो लास्ट टाइम अबैंडेड बिल्डिंग मिली थी उसमें जर्मनी में कुछ लिखा था, और इस बार भी वो जिस जगह पर गए हैं वो जर्मनी की कोई जगह है, इसलिए हमें किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जो जर्मनी में उन कोड्स को समझ पाए और हमारा साथ दे सके। वहीं दूसरी ओर अब सीन शिफ्ट होता है उन्हीं फ्लैग मैशर्स पर, जहां पर एक पावर ब्रोकर नाम का बंदा उनके शिकार के लिए पहुंचा होता है। और तभी उन फ्लैग मैशर्स में से एक इंसान अपने प्लेन से उतरकर उनको कहता है कि तुम लोग जाओ, इन्हें मैं देखता हूं। और वो अपना मास्क पहनकर उनसे लड़ने के लिए तैयार हो जाता है, मगर उनके पास में काफी सारी बंदूकें होती है और वो एक ही मिनट में उसको भून देते हैं। इसी दौरान दूसरी ओर अब हमें दिखाया जाता है ज़ेमो। अब अगर आपको ज़ेमो के बारे में नहीं पता तो आप मेरी कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर वाली वीडियो देख सकते हैं, उसमें मैंने काफी अच्छे तरीके से ज़ेमो के बारे में डिटेल में बताया है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर एपिसोड 3। इसके लास्ट एपिसोड में हमने देखा कि किस तरीके से अब गवर्नमेंट उन 5 साल पहले यानी कि ब्लिप से लौटे हुए लोगों के लिए काफी अच्छी तरीके से रहन सहन की नई नई योजनाएं लगा रही हैं। और इसी के साथ हमें एक कंपनी का नाम भी पता चलता है जिसका नाम है GRC यानी कि ग्लोबल रिपेट्रिएशन काउंसिल। ये उन लोगों को रोटी, कपड़ा और मकान प्रोवाइड करवा रहे हैं जो कि 5 साल बाद ब्लिप से लौटे हैं और साथ ही एक अच्छे भविष्य का वादा भी करते हैं। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है कि जर्मनी के अंदर अब जॉन वॉकर और लेमार हॉकिंस पहुंचते हैं और वहां पर उन्हें उसी इंसान का पता चलता है जिसने उन फ्लैग मैशर्स को रहने के लिए जगह दी थी। और तभी वो उससे पूछताछ करने लगते हैं कि आखिर वो लोग कहां पर हैं। मगर तब वो जर्मनी के अंदर उन्हें गालियां देने लगता है और साथ ही कैप्टन अमेरिका के मुंह पर थूक भी देता है। और तभी हमें वहां पर कैप्टन अमेरिका का एक दूसरा चेहरा भी दिखाया जाता है। इस बात से हमें ये पता चलता है कि जो हमारा पहले का कैप्टन अमेरिका था यानी कि स्टीव रॉजर, वो कभी भी किसी की बात से गुस्सा नहीं हो करता था, मगर यहाँ पर तो ऐसा है ही नहीं। जॉन वॉकर हर छोटी बात पर गुस्सा होता रहता है और साथ ही वो लेमार को कहता है कि हमें उनका पता लगाना ही पड़ेगा और उसके लिए मुझे लगता है कि हमें फैल्कन और विंटर सोल्जर की जरूरत पड़ेगी। ऑन दी अदर हैंड विंटर सोल्जर यानी कि बकी अब पहुंचता है डायरेक्ट ज़ीमो के पास में और उससे एक सौदा करता है। वो कहता है कि हमें तुम्हारी जरूरत है क्योंकि जब हम हाइड्रा में थे तुमने ही मुझ पर अपने कोड्स का इस्तेमाल करके मेरा माइंड वॉश किया, मगर अब वो जमाना बदल चुका है। हाइड्रा पूरी तरीके से खत्म हो चुकी है और साथ ही सारे सुपर सोल्जर सिरम भी खत्म हो चुके हैं, मगर अब भी कुछ ऐसी इलीगल एक्टिविटीज हो रही है जिनमें उन लोगों का हाथ है जिनके शरीर में अब भी सुपर सोल्जर सिरम है। मुझे पता नहीं है कि वो बना कौन रहा है और इसलिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। वही इनकी बातों में हमें पैरेलल सैम का भी सीन दिखाया जाता है जहां पर सैम बकी को ये कह रहा होता है कि ज़ेमो हमारे काम के लिए एक सही इंसान नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी एक मुजरिम है और अगर हमने उससे मदद ली तो वो हमें कभी भी चकमा देकर भाग सकता है। वही हमें जेल का सीन दिखाया जाता है जहां पर ज़ेमो अपना माइंड यूज करके वहीं की 2 कैदियों को भिड़वा कर और वहां से चुपचाप निकल जाता है और साथ ही फायर अलार्म को चालू कर देता है जिसकी वजह से पुलिस का ध्यान उस पर नहीं पड़ता। और फाइनली अब विंटर सोल्जर यानी कि बकी बार्न्स की मदद से अब ज़ेमो उन दोनों के सामने होता है। पहले तो वहां पर उसे देखकर सैम काफी गुस्सा होता है और उसे मारने की कोशिश करता है, मगर तभी वहां पर उसे बकी कहता है कि इस काम में यही हमारा साथ दे सकता है क्योंकि इसे जर्मनी के काफी सारे हाइड्रा के अंडरग्राउंड लोकेशंस के बारे में पता है।
अगर ये हमारा साथ देगा तो हम उन लोगों को पता लगा सकते हैं जो कि इलीगल वे में सुपर सोल्जर सीरम को बनाकर चोरी और गुंडागर्दी को शहर में बढ़ा रहे हैं। तब वहां पर जीमो कहता है कि अगर मैं चाहूं तो तुम्हारी मदद कर सकता हूं, मगर तुम्हें मुझे कॉपरेट करना पड़ेगा। तब वहां पर दोनों उसे कॉपरेट करने के लिए तैयार हो जाते हैं और वहीं से अब वो तीनों तैयार होकर निकलते हैं मैड्रिपुर के लिए। ये इंडोनेशिया का एक स्मॉल आइलैंड होता है। तब वहां पर वो दोनों उससे पूछते हैं कि आखिर तुम्हारे पास में जेल में इतना पैसा कहां से आ गया कि तुमने एक चार्टर प्लेन खरीद लिया। तब वहां पर जेमो बताता है कि मैं एक खानदानी रईस हूं और हमेशा से मेरे पास में इतना पैसा था कि मैं सब कुछ खरीद सकता था, मगर सकोविया के अंदर हुए हादसे की वजह से आज मेरा यह हाल है कि मैं जेल की सलाखों के पीछे था। वहीं प्लेन में उनकी बातचीत के दौरान जेमो को बकी की वो छोटी सी बुक मिलती है जिसके अंदर उसने कुछ नाम लिख रखे होते हैं और तभी वहां पर वो उससे कहता है कि तुमने ये नाम इसलिए लिख रखे हैं ताकि तुम अपनी गलतियों को सुधार सको। मगर बकी उसकी ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है और उसे कहता है कि अगर आज के बाद तुमने इस किताब को हाथ लगाया तो तुम हाथ लगाने के लायक नहीं बचोगे। उनकी बातों से एक चीज तो क्लियर हो ही जाती है कि सुपर सोल्जर सीरम का इस्तेमाल जरूर कैप्टन अमेरिका यानी कि जॉन वॉकर पर भी किया गया है, मगर उस पर किया गया है या नहीं इस बात का अभी तक उनके पास में कोई प्रूफ नहीं है। वहीं पर सीन शिफ्ट होता है रीगा लैटविया में, जहां पर ग्लोबल रिपैट्रिएशन काउंसिल का एक कैंप लगा हुआ होता है और वहां पर काफी सारे बीमार लोग पड़े होते हैं और तभी वहां पर पहुंच जाती है कार्ली। कुछ लोग वहां पर कार्ली को बताते हैं कि तुम्हारी माँ की तबीयत काफी ज्यादा खराब है, इस वक्त तुम्हें उनके साथ में रहना चाहिए। और जैसे ही जब वो उनके पास पहुंचती है उस वक्त उसकी माँ आखिरी सांसें गिन रही होती है और देखते ही देखते उसकी मॉम की डेथ हो जाती है। वहीं दूसरी ओर अब तीनों पहुंच जाते हैं मैड्रिपुर में। अब वहां पर जीमो उन दोनों को एक नकली शख्सियत देता है। वो फैल्कन को कहता है कि तुम्हें स्माइलिंग टाइगर के रूप में एक्टिंग करनी पड़ेगी और साथ ही विंटर सोल्जर को एक इस तरीके का सोल्जर बनना पड़ेगा जो कि अब भी जीमो के वश में है। हम सभी की एक्टिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए कि उन लोगों को हम पर शक ना हो। और वहीं से वो पहुंच जाते हैं एक अंडरग्राउंड प्लेस पर जहां पर हर जगह जर्मनी में लिखा होता है पावर ब्रोकर इज वॉचिंग यू। और वहां पर पहुंचने के बाद में एक बार वाला उससे पूछता है कि स्माइलिंग टाइगर क्या आप आज भी वही ड्रिंक लेंगे। अब यहाँ पर फैल्कन क्योंकि एक्टिंग कर रहा था तो वो कह देता है कि ठीक है, हाँ मुझे मेरी फेवरेट ड्रिंक ही चाहिए। और तभी वो बार वाला वहां पर एक सांप को आधा काट देता है और उसके अंदर से कुछ ऑर्गन निकालकर टेकीला शॉट में अब फैल्कन को दे देता है। अब सभी लोगों को इस बात का पता ना चले कि वो एक्टिंग कर रहे हैं, इस बात से वो उसे पी जाता है। उन तीनों में ये बातें चल रही थी कि हम यहाँ पर सेल्वी से मिलने के लिए आए हैं क्योंकि सेल्वी को इस बारे में पता है कि सुपर सोल्जर सीरम कहाँ बनाया जा रहा है। और तभी वहां पर कुछ गुंडे आ जाते हैं। तब वहां पर जर्मनी में जेमो बकी को कहता है कि एक एक को सबक सिखा दो और तभी वहां पर बकी एक एक को पटक कर धोने लगता है। और थोड़ी ही देर में वहां पर सेल्वी का ऑर्डर आ जाता है कि आप तीनों को सेल्वी ने बुलाया है। और जब वो तीनों उसके पास में पहुंचते हैं तो सेल्वी उन पर गुस्सा होती कहती है मैं चाहती तो तुम्हें वहां पर पहुंचते ही मरवा डालती, मगर मैं इस बात का इंतजार कर रही थी कि क्या मेरे लिए कुछ खास आया है यहाँ पर। तब वहां पर जेमो उससे एक डील करता है और उसे कहता है कि मुझे तुम बस इतना बता दो कि सुपर सोल्जर सीरम कौन बना रहा है, इसके बदले में मैं तुम्हें एक सबसे दुनिया का खतरनाक खिलौना दूंगा जो कि तुम्हारी आवाज पर चलेगा। इसमें इतनी ताकत है कि ये 100-200 जनों को आराम से नपेट सकता है। इस बात को सुनकर अब सेल्वी उसकी बातों में आ जाती है और कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हें उसके बारे में बताती हूँ। उसका नाम है डॉक्टर विल्फ्रेड निगल जो कि सुपर सोल्जर सीरम को बना रहा है और वो काम करता था पावर ब्रोकर के लिए। तो जीमो उससे और भी इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, मगर तब वो उसे मना करती है और कहती है कि हर चीज की एक कीमत होती है। उसी बीच वहां पर सैम का फोन बज जाता है तो सेल्वी को लगता है कि ये तो स्माइलिंग टाइगर है, इसके पास में फोन कैसे आएगा, फोन तो असिस्टेंट के पास में होगा। और तभी वो उसे कहती है कि फोन को उठाओ और लाउड स्पीकर पे करो, हम सुनना चाहते हैं कि आखिर तुम किससे बात कर रही हो। और उस टाइम सैम को फोन आया होता है उसकी सिस्टर सारा का। और जैसे ही वो फोन उठाता है तो सारा उस पर गर्म होना शुरू हो जाती है और उसे कहती है कि आखिर तुम ऐसे बेकार के काम क्यों करते रहते हो, बैंक वालों का कॉल आया था, वो हमेशा हमें परेशान करते रहते हैं। तब वहां पर सैम एक्टिंग करने लगता है और सभी लोगों को ये जताने लगता है कि बैंक में तो रॉबरी हमारा एक आम काम रहता है, मगर गलती से वहां पर सारा कह देती है कि सैम घर आते टाइम दूध और कॉर्नफ्लेक्स लेते आना। और जैसे ही सेल्वी सैम का नाम सुनती है तो वो समझ जाती है कि ये तीनों बहरूपी हैं और हमसे कुछ खास इन्फॉर्मेशन निकालना चाहते हैं। और तभी उनके बीच में एक फाइट होना शुरू हो जाती है, मगर वहां पर गलती से गोली चल जाती है और सेल्वी की डेथ हो जाती है। इसी वजह से वहां पर एक बाउंटी रख दी जाती है, 1K बाउंटी यानी कि सुपारी। जो भी उन तीनों को जिंदा या मुर्दा पकड़ कर लाएगा उन्हें सुपारी के पैसे मिल जाएंगे। और अब हर मैड्रिपुर का सुपारी किलर उन तीनों के पीछे पड़ जाता है।
उन पर काफी गोलियां भी चलती है, मगर तभी वहां पर एक लड़की आकर उनकी जान बचा लेती है और उन्हें कहती है कि एक महफूज जगह है जो कि शरीफों के इलाके में, अगर तुम मेरे साथ चलोगे तो यहाँ से बच पाओगे। और तभी वो तीनों उसके साथ में निकल जाते हैं। उस लड़की का नाम होता है शैरन। अगर आपको शैरन के बारे में और भी ज़्यादा डिटेल में जानना है तो मैंने कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर की ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन अपने हितेश नागर वाले चैनल पर डाल रखी है। शैरन के बारे में आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन उस एक्सप्लेनेशन में मिल जाएगी। अब यहाँ पर वो उससे कहते हैं कि शैरन, आखिर तुम यहाँ मेड्रीपुर में क्या कर रही हो, तुम्हें तो अमेरिका में होना चाहिए था। तब वहाँ पर शैरन कहती है कि जब मैंने विंटर सोल्जर और साथ ही कैप्टन अमेरिका यानी कि स्टीव रॉजर की मदद करी थी और उन्हें शील्ड लाकर चुरा कर दी थी, इसी वजह से वहाँ की पुलिस आज तक मुझे ढूंढ रही है और अगर मैं अमेरिका वापस गई तो वो मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और तब वो कहती है कि तैयार हो जाओ, कुछ ही देर में एक पार्टी होने वाली है। मैं नहीं चाहती कि लोगों को तुम्हारी असलियत के बारे में पता चले। और थोड़ी देर में वहाँ पर एक शानदार पार्टी होना स्टार्ट हो जाती है। वहाँ के रईसजादे और बिगड़े लोग नशे की हालत में चोर खतरनाक पार्टी कर रहे होते हैं। और तभी शैरन उन तीनों को बताती है कि मुझे डॉक्टर विल्फ्रेड नीगल की लोकेशन का पता चल गया है। और इसी के साथ अब वो चारों एक कंटेनर वाले प्लेस पर पहुंचते हैं जहां पर काफी सारे कस्टम कंटेनर पड़े होते हैं। और तभी उन्हें पता चलता है कि एक सीक्रेट कंटेनर में डॉक्टर विल्फ्रेड नीगल का पता छुपा हुआ होता है। और तभी वो वहां पर पहुंचते हैं, मगर वहां पर उन्हें कुछ नहीं मिलता। मगर काफी खोजबीन करने के बाद में वहां का एक छोटा सा दरवाजा खुल जाता है जिसकी मदद से वो तीनों नीचे पहुंचते हैं जहां पर उन्हें मिलता है विल्फ्रेड नीगल। और तब वो तीनों उसे पकड़कर उससे सवाल जवाब करना शुरू कर देते हैं कि आखिर तुम सुपर सोल्जर सीरम क्यों बना रहे हो, इसके पीछे का रीजन क्या है। तो विल्फ्रेड नीगल उन्हें बताता है कि आज से कई साल पहले जब हाइड्रा के थ्रू सुपर सोल्जर बनाने बंद हो गए तो वहां पर मुझे पावर ब्रोकर मिला। उसने मुझे फंडिंग दी और मुझे कहा कि तुम अगेन सुपर सोल्जर सिरम बनाओ। तब मैंने एक अफ्रीकी अमेरिकी सोल्जर की बॉडी में से उसके डीएनए से, उसके खून से उस सिरम को अलग किया और उस फॉर्मूले को और किस तरीके से एनहेंस्ड किया जाए उस पर काम किया। और फाइनली मैं इस काम में सफल भी हो गया। तब वहां पर सैम उससे पूछता है कि आखिर तुमने कितने सिरम बनाए। तो वो बताता है कि मैंने अभी तक टोटल 20 सिरम बनाए। मेरे पास उसके 20 डोज पड़े थे, मगर कार्ली मॉर्गनथाउ ने मुझसे वो सारे के सारे चुरा लिए और अब वो कहां पर है इस बारे में मुझे नहीं पता। और जैसी वो और इन्फॉर्मेशन उससे मांगता है उससे पहले वहां पर जीमो के हाथ में गन लग जाती है और वो उसे वहीं पर शूट कर देता है। और देखते ही देखते अब उस जगह पर काफी सारे बाउंटी हंटर्स आ जाते हैं। पहले तो वहां पर शैरन उन्हें संभालने लगती है, मगर जब हद से ज्यादा बाउंटी हंटर वहां पर पहुंच जाते हैं तो वो अपनी लॉन्चर के साथ में उसकी पूरी लैब को ही उड़ा देते हैं। अब यहाँ पर जेमो एक चालाकी करता है, वो अपने मास्क को पहनकर अब उन्हीं सभी बाउंटी हंटर्स को मारने लगता है। पहले तो हमें लगता है कि वही इन सब के पीछे शामिल है, मगर अगेन वो कार लेकर उनके पास में पहुंच जाता है और कहता है कि मैं अब भी तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद एक पल को तो दोनों सोचते हैं कि क्या हम इसके साथ चले या नहीं, लेकिन अब उनके पास में और कोई रास्ता भी नहीं होता, इसीलिए अब वो जेमो के साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहां से निकलने के बाद में वो तीनों एक सेफ प्लेस पर छुपने की कोशिश करते हैं और तभी वहां पर बकी को कुछ छोटे छोटे ट्रांसमीटर दिखते हैं। तो वो उनका पीछा करते करते एक छोटी सी गली में जाकर पहुंचता है और तब उसके सामने आती है एक वकांडियन और वो उससे कहती है कि मुझे जेमो का पता बताओ क्योंकि मैं उसे मारना चाहती हूँ। और इसी सस्पेंस के साथ में अब ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर एपिसोड 4। इसके लास्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरीके से पावर ब्रोकर से अब कार्ली मॉर्गनथाउ ने वो सारे के सारे 20 डोजेस जो कि सुपर सोल्जर सिरम के थे उसे चुराकर वहां से भाग गई थी। इस बात का पता जब सैम और बकी को चलता है तो वो उसे पकड़ने के लिए विल्फ्रेड नीगल के पास पहुंचते हैं। तब ये सारी बात विल्फ्रेड उन्हें बता ही रहा होता है, मगर तभी जीमो उसे जान से मार देता है। वहीं अब अपने अगले प्लान के लिए सैम, बकी और साथ ही जीमो अब पहुंच जाते हैं रीगा में, जहां पर बकी की मुलाकात होती है एक वकांडियन से। और इसी के साथ इस एपिसोड की कहानी शुरू होती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि बकी अपने पास्ट में एक वकांडियन जो कि डोरा मिलाजी की टीम की एक सदस्य थी, वो उसे जर्मनी के अंदर ट्रिगर्ड वर्ड का यूज करके उसका जो माइंड वॉश हुआ था उसे अगेन चेक कर रही थी कि क्या अगर इन वर्ड्स का यूज किया जाए तो बकी फिर से उसके कब्जे में आ सकता है नहीं। मगर जब वो वकांडियन उन वर्ड्स का इस्तेमाल कर रही होती है वहां पर बकी को काफी परेशानी तो होती है, मगर वो उसके बातों में नहीं आता। और फाइनली अब हम यहाँ पर देख पाते हैं कि पूरी तरीके से जो बकी का माइंड वॉश हुआ था अब उसका माइंड एकदम सेटल्ड हो चुका है। उसके माइंड पर अब ट्रिगर्ड वर्ड के साथ में कोई भी उसे इस्तेमाल नहीं कर सकता। वहीं पर कहानी प्रेजेंट में आती है जहां पर हमें दिखाया जाता है कि वकांडियन अब बकी को कहती है कि मुझे जीमो की तलाश है, क्योंकि जब कई सालों पहले यूएन काउंसिल की मीटिंग हुई थी तो वहां पर किंग टचाका को एक बॉम्ब ब्लास्ट में मार दिया गया जिसके अंदर जीमो का ही हाथ था और आज तुम उसे जेल से बचाकर उसका साथ दे रहे हो। क्या तुम्हें याद है जब तुम्हारा यह हाथ टूटा था तब हम लोगों ने तुम्हें एक वाइब्रेनियम का हाथ दिया था और आज तुम हम ही लोगों से बगावत कर रहे हो। तब वहां पर बकी उससे कहता है कि इस दुनिया पर बहुत ही बड़ा खतरा मंडरा रहा है, अगर मैंने उसे नहीं रोका तो वो उस पूरी दुनिया को खत्म कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर एक ऐसे लोग हैं जिनका नाम
नाम है फ्लैग स्मैशर्स। उनका एक ही मोटो है, एक जहान एक पहचान, और उनको पकड़ने के लिए जीमो हमारी मदद कर रहा है। इसलिए मुझे कुछ समय दो ताकि मैं तुम तक सही इन्फॉर्मेशन ला कर दूं, और जब तुम्हें मौका मिले तो जीमो तुम्हें सौंप दूं। तब वहां पर वकांडियन उससे कहती है कि तुम्हारे पास में सिर्फ 8 घंटे हैं। अगर 8 घंटे में तुमने जीमो को हम तक नहीं पहुंचाया तो हम खुद ही उसे लेने के लिए आ जाएंगे। अब सैम और साथ ही जीमो के पास में आता है और वहां पर आकर उन दोनों को ये बताता है कि थोड़ी देर पहले मेरी मुलाकात एक वकांडियन से हुई और वो अब जीमो को हथियाना चाहती है। तो जीमो उसकी बात को सुनकर डर जाता है और कहता है कि क्या तुम मुझे अभी भी उनके हाथ में हवाले करना चाहते हो? मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मगर तब वहां पर बकी उससे कहता है कि तुम्हारे पास में सिर्फ 8 घंटे हैं। अगर तुमने सच सच नहीं बताया कि उन लोगों का प्लान क्या है तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। इस बात की गंभीरता को समझते हुए अब तीनों ये डिसाइड करते हैं कि जहां पर कार्ली मॉर्गनथाउ की मॉम की डेथ हुई थी, जिनका नाम था डोनिया मडानी, और अब वो सभी डिसाइड करते हैं कि वो जीआरसी यानी कि ग्लोबल रिपेट्रिएशन काउंसिल की एक कैंप में जाएंगे जहां पर वो उनकी मौत के फ्यूनरल के टाइम पे कुछ पता लगा सकें कि आखिर मॉर्गनथाउ वहां पर है या नहीं, और अगर वो वहां पर होगी तो वो उसे कब्जे में लेकर बाकी सभी सुपर सोल्जर सीरम के बारे में उससे पूछ पाएंगे। और इसी के साथ अब वो पहुंच जाते हैं रीगा के एक कैंप में जिसको सपोर्ट कर रहा होता है जीआरसी। मगर वहां पहुंचने पर सैम, बकी और जीमो तीनों अलग अलग होकर वहां के सभी लोगों से पूछने लगते हैं कि क्या तुम डोनिया मडानी को जानते हो, क्या तुम उसके बारे में हमें कुछ बता सकते हो? मगर वो सभी लोग उन तीनों को इग्नोर करने लगते हैं। वहां का कोई भी मेंबर डोनिया मडानी के बारे में किसी से भी बात ही नहीं करता, बल्कि वो तो उनसे छिप रहे होते हैं। और तभी वहां पर सैम विल्सन को एक टीचर मिलता है। तो वहां पर सैम उससे पूछता है कि आखिर आप सभी डोनिया मडानी के बारे में बात क्यों नहीं कर रहे हैं? तो वो टीचर उनसे कहता है कि तुम्हारा साथ देकर भी हमें क्या मिलेगा? हमने जब जब तुम लोगों का साथ दिया हमें सिर्फ धोखा ही मिला। तुम लोग बस हमें यूज करना जानते हो। तो सैम उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ में हूं। मैं जानता हूं कि 5 साल पहले ब्लिप में जो लोग गायब हुए उसके बाद में आप लोगों की जिंदगी काफी अच्छी हो गई थी, मगर जब वो सब लोग आए तो आपको ना कपड़ा मिला, ना खाना, और ना ही रहने के लिए कोई जगह। मगर हम सब अब भी इस बारे में सोच रहे हैं। हम चाहते हैं कि आप सभी को वो सारी चीजें मुहैया हो जिनके आप असली हकदार हैं। इसलिए प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए और मुझे बताइए कि मुझे डोनिया मडानी कहां पर मिलेगी, या फिर मुझे कार्ली मॉर्गनथाउ कहां पर मिलेगी। मगर वो इंसान भी उसका किसी बात का जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है जीमो, जो कि कुछ टर्किश चॉकलेट्स के बदले अब बच्चों से कुछ इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है। और तभी एक बच्ची उसे बता देती है कि आज शाम को ही डोनिया मडानी का फ्यूनरल है। इस बात को राज रखने के लिए अब वो चुपचाप वहां से निकल जाता है। जब बकी और सैम उससे पूछते हैं कि तुमने उस बच्ची से क्या बात करी, तो वो उन्हें कुछ भी नहीं बताता। मगर बकी काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि अगर मैं चाहूं तो अभी तुम्हें जान से मार सकता हूं, मगर मैं ऐसा नहीं करना चाहता क्योंकि हमें तुम्हारी जरूरत है। तब वहां पर इस बात को समझते हुए जीमो उन्हें बताता है कि उस बच्ची ने मुझे बताया कि आज शाम को ही डोनिया मडानी का फ्यूनरल है जिसमें वो खुद भी आएगी। वहीं दूसरी ओर हमें दिखाई जाती है कार्ली मॉर्गनथाउ, जिसके पास में अब 20 में से टोटल 12 सीरम और बचे होते हैं क्योंकि 8 तो उन्होंने अपने आप में यूज कर लिए थे। और तब वहां पर एक और शख्स बैठा होता है और तब कार्ली उससे कहती है कि क्या एक और सीरम देना सही रहेगा? क्या मैं आप सभी को सुपर सोल्जर बनाकर सही काम कर रही हूँ? तब वहां पर वो शख्स उसे विश्वास दिलाता है और उससे कहता है कि तुम तो सिर्फ हम लोगों की भलाई कर रही हो, तुम वो काम कर रही हो जो सरकार नहीं कर पाई। ग्लोबल रिपेट्रिएशन काउंसिल का ये काम था कि वो हम सभी को रहने के लिए जगह दे, मगर वो तो इस काम में कामयाबी नहीं हो पाई, बल्कि तुम ये सब काम कर रही हो। तुम हम सभी को खाना लाकर दे रही हो, हमें रहने के लिए जगह दे रही हो, हम सभी रेफ्यूजीज की मदद कर रही हो, इसलिए मैं तो तुम्हारे साथ में हूँ। ऑन दी अदर हैंड हमें दिखाया जाते हैं सैम, बकी और जीमो, जो कि अब उनके फ्यूनरल के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। मगर तभी वहां पर पहुंच जाते हैं डॉन वॉकर और साथ ही लेमार हॉस्किंग, और वो उन दोनों को कहते हैं कि अब तुम हमारे कब्जे में हो और तुमने हमसे बिना बताए जीमो को जेल से क्यों छुड़वाया। तो वहां पर सैम उससे कहता है कि आखिर तुम लोगों को हमारी इन्फॉर्मेशन कैसे मिली। तो जॉन उससे कहता है कि 2 एवेंजर अगर खुले घूम रहे हो तो उनकी इन्फॉर्मेशन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। हम जानते हैं कि तुम लोग किसके पीछे जा रहे हो और वापस से पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ना चाहते हो, तो हमें भी अपने साथ मिला लो। और वहां से पांचों मिलकर उस छोटी सी बच्ची के पास में जाते हैं जिसने सुबह सुबह जीमो को यह बताया था कि आज शाम को डोनिया मडानी का फ्यूनरल है। और उसकी मदद से अब फाइनली वो एक ऐसी अबैंडन बिल्डिंग में पहुंचते हैं जहां पर उनकी माँ का यानी कि कार्ली की मॉम का फ्यूनरल चल रहा होता है। मगर तब वहां पर सैम उन सभी को कहता है कि मैं इस काम को बात करके सुलटा सकता हूँ, हर जगह लड़ाई करना सही बात नहीं है। क्या पता वो शायद बात कर समझ जाए और आगे सुपर सोल्जर्स को ना बनाए और साथ ही हमारा साथ देने के लिए तैयार हो जाए, क्योंकि उसका भी मकसद ये है कि वो लोगों की मदद करे। और साथ ही हम भी ये चाहते हैं कि किसी की जान ना जाए और सभी लोगों
की हम मदद कर पाएं। हम दोनों के मकसद एक ही हैं, मगर लड़ने के तरीके अलग अलग। इस बात को समझकर अब फाइनली सभी लोग इस बात पर एग्री करते हैं कि सैम उससे मिलने के लिए खुद जाएगा। थोड़ी देर बाद जब कार्ली अपने फ्यूनरल में होती है तो वहां पर वो सैम को भी देखती है। इस बात को कार्ली समझ जाती है कि वो यहाँ पर जरूर बात करने के लिए आया है, और जब वहां पर सभी लोग चले जाते हैं तो चुपचाप सैम वहां पर आकर उससे बात करने लगता है और उससे कहता है कि मैं अपनी टीम के साथ नहीं, मैं बस अकेला आया हूँ। मैं तुमसे लड़ना नहीं चाहता, बल्कि मैं तो सिर्फ बात करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि तुम लोगों की भलाई करना चाहती हो, मगर जो काम तुम कर रही हो वो सभी काम हम भी कर रहे हैं, मगर बस तुम्हारे काम करने का तरीका अलग है। तुम लोगों को नुकसान पहुंचा रही हो और हम नहीं चाहते कि तुम नुकसान पहुंचाओ। तब वहां पर कार्ली कहती है कि क्यों, क्या हुआ? जब 2-3 लोग मरे तो तुम्हारी नींद खुली और तुम हमें रोकने के लिए आए। तब तुम कहां पर थे जब काफी सारे लोग भूख से मर रहे थे, उनके पास रहने तक कुछ जगह नहीं थी? तब तो तुम हमारी मदद करने के लिए सामने नहीं आए, और जब तुम्हें पता चला कि काफी सारे सुपर सोल्जर अब इस काम को अंजाम दे रहे हैं तो तुम सीधा हमसे लड़ने के लिए आ गए। तब वहां पर वो उसको समझा ही रहा होता है कि कार्ली, मैं तुम्हारे साथ हूं, बल्कि मैं तो तुम्हारी मदद करूंगा इन सभी लोगों को खाना और साथ ही रहने की जगह मुहैया करवाने में। उनकी ये बात चली रही थी, मगर तभी वहां पर जॉन वॉकर बीच में टपक जाता है और वो उसे कहता है कि कार्ली, तुमने 2 लोगों को जान से मारा है और इसी के बदले अब तुम्हें पुलिस गिरफ्तार करती है। यू आर अंडर अरेस्ट। और जैसे ही कार्ली उन्हें देखती है तो वो गुस्से में आकर अब सैम को और साथ ही बाकी लोगों पर हमला करवा देती है और वहां से भागने की कोशिश करती है। लेकिन इसी बीच जीमो की नजर कार्ली पर पड़ जाती है और वो उसे गोली मार देता है, और जैसे वो उसे गोली मारता है तो उसके पास में जो सुपर सोल्जर सीरम का जो बैग होता है वो नीचे गिर जाता है। और तब वहां पर जीमो कहता है कि क्या ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ, क्या ये सुपर सोल्जर सीरम है? और वो एक एक करके उन सभी शीशियों को फोड़ने लग जाता है। मगर तभी वहां पर जॉन वॉकर पहुंच जाता है और वो उसे कहता है कि आखिर तुमने ये सब तबाह क्यों किया, इसकी सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। और जब वो इन सभी को देख रहा होता है कि उसने सारी शीशियां फोड़ दी जिनके अंदर सुपर सोल्जर सीरम था, तभी उसे वहां पर एक शीशी मिल जाती है जिसके अंदर वो सीरम होता है, और वो उसे चुपचाप अपने पास में रख लेता है। लेकिन इसी बीच वहां से कार्ली भाग जाती है। अब कार्ली अपने दोस्तों से बात करने लगती है कि हमें इनका सामना करना पड़ेगा, हमें एक ऐसी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी जिससे कि वो सभी लोग आपस में टूट जाएं, क्योंकि अगर वो एकजुट रहेंगे तो हम उन्हें कभी भी हरा नहीं पाएंगे। और इसी बात का फायदा उठाकर अब सीधा कार्ली कॉल लगा देती है सैम विल्सन की बहन सारा को और उसे कहती है कि हमें तुम्हारे बच्चों की स्कूल और तुम्हारी लोकेशन के बारे में सब कुछ पता है। अगर तुम सैम को हमारे पीछे से हटा दो तो हम तुम्हें जान से नहीं मारेंगे। और फिर सारा सीधा कॉल करती है सैम को और उसे बताती है कि अभी अभी जस्ट मेरे पास में कार्ली मॉर्गनथाउ का कॉल आया था और वो मुझे कह रही थी कि अगर तुम इस काम में उसके पीछे पड़े रहे तो वो हम सभी को जान से मार देगी। तब वहां पर सैम उसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं और मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। जब वो दोनों घर पहुंचते हैं तो वो जीमो से बात करने लगते हैं और तभी वहां पर पहुंच जाती है डोरा मिलाजे की 2 वकांडियंस और वो उन सभी पर हमला कर देती है। मगर उन दोनों को रोकने के लिए अब जॉन वॉकर और साथ ही लेमार हॉकिंस भी बीच में आ जाते हैं और फिर उन चारों के बीच में तगड़ी फाइट होनी शुरू हो जाती है। मगर इसी बीच मौका पाकर जीमो चुपचाप वहां के दरवाजे से निकलकर भाग जाता है और थोड़ी देर बाद में जब उनकी लड़ाई खत्म होती है तो वो देखते हैं कि जीमो तो हमें यहाँ से पागल बनाकर भाग चुका है। वहीं शाम को अब लेमार हॉकिंस और साथ ही जॉन बैठकर कुछ डिनर कर रहे होते हैं। तब वहां पर जॉन लेमार से पूछता है कि सुपर सोल्जर सीरम होना क्या खास बात है या फिर बेकार, क्या ये पावर अच्छी है या बुरी? तब वहां पर लेमार बताता है कि पावर अच्छी या बुरी नहीं होती, पावर तो हमेशा एक पावर होती है, बल्कि ये तो हमें सिर्फ एक सच्चाई का चेहरा दिखाती है। कुछ लोग जो इस पावर को बुरी तरीके से यूज करते हैं और कुछ लोग जो इस पावर को अच्छी तरीके से यूज करना जानते हैं। एग्जाम्पल तुम्हारे सामने ही है। एग्जाम्पल नंबर 1 कार्ली मॉर्गनथाउ, जिसके पास में ताकत मिलने के बाद में उसने लोगों को जान से मारा। वहीं एग्जाम्पल नंबर 2 यानी कि कैप्टन अमेरिका स्टीव रॉजर, जिसने उस सुपर सोल्जर सीरम को अच्छे तरीके से यूज करने का ठाना। अब ये तुम पर डिपेंड करता है। हालांकि इस वक्त तक लेमार को नहीं पता था कि जॉन वॉकर के पास में अब भी एक सुपर सोल्जर सीरम की शीशी पड़ी है और बातों ही बातों में उन्हें पता चलता है कि कार्ली मॉर्गनथाउ अब कहां पर जाने वाली है और वो अपनी पूरी सूट बूट के अंदर अब उसका पीछा करने के लिए तैयार हो जाते हैं। उसी वक्त वहां पर सैम और बकी भी पहुंच जाते हैं और फिर शुरुआत होती है फ्लैग मैशर्स, बकी, सैम और साथ ही कैप्टन अमेरिका और लेमार हॉकिंस के बीच में। थोड़ी देर पहले जब जॉन वॉकर की फाइट वकांडियन से हुई थी तो उसने देखा कि वो तो सिर्फ आम लोग थे जिसने उन्हें हरा दिया, तो वो इन फ्लैग मैशर से कैसे टकरा पाएगा। इसलिए उसने जेब में पड़ी हुई बोतल को पी लिया और उसके बाद में उसके अंदर भी अब सुपर सोल्जर की पावर आ गई और वो अब एक एक को पटक कर मारने लगता है।
लेकिन जब वहां पर कार्ली को गुस्सा आता है तो वो गलती से बाय मिस्टेकली लेमार हॉकिंस को बहुत ही जोर का मुक्का मार देती है और वो जाकर एक दीवार से टकरा जाता है और दीवार से टकराने के बाद उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। तब वहां पर जॉन उसके पास में आता है, उसे उठाता है, उसे कहता है कि लेमार क्या तुम जिंदा हो, क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? मगर तब तक काफी देर हो चुकी थी और वो जान से मर जाता है। इस वजह से अब जॉन को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अब उन सभी के पीछे खून का प्यासा पड़कर उन सभी को जान से मारने के लिए पहुंच जाता है। मगर उसे एक इंसान तो वहीं पर मिल जाता है और वो उससे कार्ली का पता पूछता है। तो वो कहता है कि मुझे कार्ली का पता नहीं पता, मुझे पता नहीं कि वो कहाँ गई है। और गुस्से ही गुस्से में जॉन वॉकर अपनी कैप्टन अमेरिका शील्ड के साथ में उसे जान से मार डालता है। उसकी शील्ड पर खून लगा होता है और वहां पर मौजूद सभी लोग उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहे होते हैं। एक शांति का प्रतीक था कैप्टन अमेरिका जो कि वायलेंस कर रहा था। ये शील्ड थी जो कि लड़ने से रोका करती थी, बचाव का एक प्रतीक थी। और आज जब उस पर खून लगा तो सभी लोगों के मन में कैप्टन अमेरिका के बारे में कुछ अलग ही चलने लगा। और इसी सस्पेंस के साथ में ये कड़क एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर एपिसोड 5। इसके लास्ट पार्ट में हमने देखा कि किस तरीके से जॉन वॉकर जो कि अब सुपर सोल्जर सीरम पाकर कैप्टन अमेरिका की पूरी ताकत पा चुका होता है और ताकत के नशे में चूर होकर अब वो अपने एक खास दोस्त जिसका नाम था लेमार हॉकिंस, उसकी मौत का बदला लेने के लिए फ्लैग स्मैशर के एक बंदे को जान से मार देता है। और यही बात अब वहां पर खड़े लोग अपने मोबाइल फोन्स में रिकॉर्ड कर लेते हैं और इसी के साथ अब वो अपनी जान बचाकर वहां से भाग रहा होता है। और यहीं से इस कहानी की शुरुआत होती है। इसकी शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि जॉन वॉकर वहां से भागते भागते एक अबैंडेंड सी जगह पर पहुंच जाता है जहां पर वो अपने आप को देखता है और सोचता है कि आखिर मैंने ये क्या कर दिया, क्या मैंने सही किया या फिर मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे लेमार की कही भी वो हर बात याद आने लगती है जो कि वो कभी बैठकर आपस में किया करते थे। और उसी वक्त वहां पर सैम और बकी भी पहुंच जाते हैं और तब वो उसे कहते हैं कि तुमने जो भी किया अगर तुम्हारी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता। हम समझ सकते हैं कि कैप्टन अमेरिका होना एक बहुत ही बड़े गर्व की बात है, मगर बड़ी ताकत के साथ में बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी होती है और तुमने आज उसका कत्ल करके ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज खो दी है। अब चुपचाप ये शील्ड हमारे हवाले कर दो। तब वहां पर वो कहता है कि अच्छा अब मेरे गेम समझ में आया, तुम यहाँ पर मुझसे मेरी शील्ड लेने के लिए आए हो, ये तो तुम्हें मुझसे लड़कर ही मिलेगी। और उसकी ये बात सुनने के बाद में अब सैम और बकी अब जॉन वॉकर से भिड़ जाते हैं और फिर उन तीनों के बीच में एक बहुत ही ब्रूटल फाइट हमें दिखाई जाती है। वो दोनों ही उसे मारने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब क्योंकि जॉन वॉकर के पास में सुपर सोल्जर सीरम होता है, इसकी वजह से उसके अंदर सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ आ चुकी होती है और वो अब उन दोनों पर भारी पड़ने लगता है, पटक पटक कर धोने लगता है। और वहीं पर अब वो दोनों उससे काफी ज्यादा कोशिश करते हैं उस शील्ड को लेने के लिए और वो अपनी पूरी ताकत लगा लेते हैं। एक मोमेंट ऐसा आता है जब फैल्कन अपने विंग्स के साथ में उस शील्ड को लेकर उड़ने की कोशिश करता है, वहीं उसका दूसरा हाथ पकड़ रखा होता है बकी ने और वो इतनी फास्ट तरीके से उड़ता है कि वहीं पर उसका हाथ टूट जाता है और फाइनली उसके हाथ से वो शील्ड निकल जाती है। और काफी लड़ाई के बाद में अब फाइनली वो उसे जख्मी करके सैम और बकी वहां से शील्ड को लेकर निकल जाते हैं। वहीं अगले सीन में हमें रीगा का जीआरसी कैंप दिखाया जाता है। ये वही कैंप था जिसके अंदर टोनिया मदानी ने काफी सारे सुपर सोल्जर्स को जगह दे रखी थी, एक पनाह दे रखी थी। मगर अब पुलिस को इस बारे में पता चल गया होता है कि वो सभी यहीं पर छिपे थे और इस बात की तहकीकात करने के लिए वो जीआरसी कैंप के अंदर जितने भी लोग मौजूद होते हैं उन्हें अपने साथ में ले जाते हैं। और उनकी ये बातें चली रही थी और तभी वहां पर टॉरस पहुंच जाता है। तो वो उससे पूछता है कि आखिर आपके साथ क्या हुआ, वो लड़ाई के अंदर कौन जीता। और तभी वो वहां पर कैप्टन अमेरिका की शील्ड भी देखता है। तब वहां पर सैम उसे कहता है कि अब कैप्टन अमेरिका नहीं है, हमने उससे ये शील्ड ले ली है। और तभी उसकी नजर फैल्कन के विंग्स पर पड़ती है तो वो कहता है कि तो टूट चुके हैं, क्या आप इसे अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहेंगे। तो वहां पर सैम कहता है कि इसकी मुझे जरूरत नहीं, अब इसे तुम ही रख लो। वहीं से सीन शिफ्ट होता है जॉन वॉकर की तरफ, जो कि अब अपनी पूरी सूट बूट के अंदर पहुंच जाता है यूएस मिलिट्री ऑफिसर्स के सामने और वहां पर अब उसके ऊपर ये मुकदमा चलाया जाता है कि तुमने एक इंसान को मारा है, तुमने उसकी जान ली है, जो कि कैप्टन अमेरिका कभी नहीं करता। तब वहां पर वो अपनी सफाई के अंदर कुछ बताना चाह रहा था, मगर वहां के सारे ऑफिसर उसे कुछ बोलने से मना कर देते हैं। इस बात से अब जॉन वॉकर को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूं, मैं तुम्हें बता रहा हूं। उस कंडीशन के अंदर मेरा जो सबसे बेस्ट फ्रेंड था उसके ऊपर उन लोगों ने हमला किया। तो वहां पर वो कहते हैं कि तुमने हमारी बात नहीं मानी, तुमने कभी हमारे ऑर्डर्स फॉलो नहीं किए। तो वहां पर कहता है मैं हर वक्त यही तो करता आया हूं, जिंदगी भर मैंने आपके ऑर्डर्स फॉलो किए, आपने जो कहा मैंने वो किया, आपने मुझे जो बनाया मैं वो बना। और आज आप लोग ही मुझ पर मुकदमा चला रहे हैं, मुझे कह रहे हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप लोग किस मिट्टी के बने?
तब वहां पर वो उसे कहते हैं कि शुक्र मनाओ कि तुम्हारा पुराना पास्ट अच्छा था, तुम्हें ऑनर ऑफ मेडल से नवाजा गया, लेकिन अब ये सब कुछ देखते हुए हम तुम्हें सारे सरकारी पदों से निरस्त करते हैं और साथ ही कैप्टन अमेरिका की शील्ड हमें वापस लौटाते जाओ। लेकिन वहां से जॉन उनकी बात नहीं सुनता और चुपचाप वहां से बाहर निकल जाता है। जॉन की वाइफ जानती थी कि वहां पर जॉन काफी मुश्किल हालातों में था, उसने जो भी फैसले लिए वो काफी कड़े थे और वो उसे समझाने लगती है। उनकी इन्हीं बातों के बीच में वहां पर एक और लेडी आ जाती है, उसका नाम होता है क्विंटेसा वैलेंटीना एलेग्रा टी फोंटे। इतने में तो इंडियन 4 नाम रख लेते हैं, ये अंग्रेज लोग थोड़े छोटे नाम क्यों नहीं रखते, स्क्रिप्ट लिखने में कितनी प्रॉब्लम होती है। कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, वो वहां पर आकर उसे कहती है कि मैं जानती हूँ जॉन, तुमने जो भी किया वो तुम्हारी तरफ से सही किया और हालांकि ऐसा करना भी चाहिए था। फ्लैग मैशर्स को इस दुनिया में रहने का कोई भी हक नहीं है, मैं तुम्हारा साथ दे सकती हूँ तुम्हारे सभी कामों में। तो जॉन उसे कहता है कि आखिर तुम कौन और मेरी मदद क्यों करना चाहती हो। तो वो कहती है कि कुछ बातें राज रहे तो अच्छा ही रहेगा, मैं तुम्हारे पास में एक नंबर छोड़कर जा रही हूँ और जब भी कॉल करूँ फोन उठा लेना, मेरा फोन कभी मिस मत करना। और जाने से पहले एक और इम्पॉर्टेंट बात, वो शील्ड कभी गवर्नमेंट की थी ही नहीं, वो लावारिस थी और आज तक उसका कोई वारिस नहीं है, तुम्हें उन्हें लौटाने की कोई जरूरत नहीं, उसे मैं देख लूंगी। कार्ली मॉर्गन था जब रीगा के अंदर अपने जीआरसी कैंप में रेफ्यूजीज के पास में आती है तो वो देखती है कि वो जगह तो पूरी तरीके से सील कर दी गई है, हर कोई वहां से निकाल दिया गया है और पुलिस कस्टडी में। अब इस बात से मॉर्गन थाओ को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने दोस्तों के साथ में ये प्लानिंग करती है कि अब इस शहर पर कहर बरसेगा। हमने पहले अपनी अच्छाई दिखाई, लोगों का साथ दिया, मगर ये लोग अच्छाई के लायक नहीं है, इसलिए हम अब जंग के लिए तैयार हैं। वहीं पर अब सीन शिफ्ट होता है सकोविया में, जहां पर हमें दिखाया जाता है बैरन ज़ीमो। उसी वक्त उसके पीछे आ खड़ा होता है बकी और वो उसे बंदूक दिखाकर कहता है कि मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, मगर जैसे ही वो उसे शूट करता है बैरन ज़ीमो की तो एक मोमेंट के अंदर फट जाती है और तब उसे पता चलता है कि वो बंदूक तो खाली थी क्योंकि बकी ने उसके अंदर से गोलियां ऑलरेडी निकाल दी थी। और तब वहां पर वो बुला लेता है वकांडियंस को और वकांडियन के हाथों अब ज़ीमो को ट्रांसफर कर देता है। वो कहता है कि अब ये तुम्हारा शिकार है, अब इसको तुम संभालो और वकांडियन उसे अपने साथ लेकर निकल जाती है और वो कहती है कि अब तुम्हें अंडर वाटर जेल में रखा जाएगा, देखते हैं कि वहां से तुम कैसे भागते हो, तुम्हारी जिंदगी अब वहीं निकलेगी। इसी के साथ जाने से पहले वहां पर बकी उनसे कहता है कि कुछ मूवमेंट पर मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। अभी मूवमेंट क्या है ये हमें आगे छठे पार्ट के अंदर पता चलेगा। वहां से वो अपनी बहन सारा के पास आ जाता है और अब अपने घर का काम संभालने के लिए तैयार हो जाता है। तब सारा उसे बताती है कि हमारी बोट काफी ज्यादा खराब हो चुकी है, हमें उसे बेचना पड़ेगा, मगर दिक्कत इस बात की है कि खराब बोट को कोई खरीदना नहीं चाहता। अगर उसे रिपेयर करना है तो सबसे पहले तो उसके कुछ कीमती पार्ट्स खरीदने होंगे, मगर वो पार्ट्स इतने महंगे कि उन्हें खरीदने के लिए हमारा पूरा घर ही बिक जाएगा। उसी वक्त वहां पर सारा के दोनों बच्चों का स्कूल जाने का टाइम हो चुका था, तो सारा कहती है कि टिफिन में जो खाना है वो शेयर करके तुम्हारे फ्रेंड्स के साथ में जरूर खाना। तब वहां पर सैम कहता है कि आज तक तुम्हारी आदत गई नहीं मदद करने की। तो सारा कहती है कि हमें हमारे माँ बाप ने यही तो सिखाया है, हमारे माता पिता भी तो हमें लोगों के साथ में खाना शेयर करके खिलाना सिखाते थे, हमने कितने लोगों की मदद करी। तब वहां पर सैम को माइंड आता है कि जिन लोगों की बचपन में मदद की क्या शायद वो आज काम में नहीं आ सकते। और इसी के साथ अब वो अपने सभी फ्रेंड्स को कॉल करने लगता है और अपनी मदद के लिए बुलाने लगता है। और अब कॉलिंग के बाद में अगले दिन उनकी जगह पर काफ़ी सारे फ्रेंड्स आ जाते हैं जो कि उस बोट को रिपेयर करने के अंदर सैम और सारा की मदद करते हैं। और उसी वक्त वहां पर बकी भी पहुंच जाता है और बकी अब उसे एक बॉक्स देता है जिसके अंदर कुछ सीक्रेट सामान पड़ा होता है। इसके अंदर क्या है ये हमको आगे पता चलेगा। वहीं दूसरी ओर अब जॉन सीधा पहुंच जाता है लेमार के माता पिता के पास में, क्योंकि उनका जवान बेटा मरा था और उनके माता पिता को एक सपोर्ट की जरूरत थी। और वो घर आकर सारी सच्चाई बताता है कि किस तरीके से उन फ्लैग स्मैशर्स ने बड़े ही बेरहमी से लेमार को जान से मार दिया, मगर मैंने उनका पीछा किया और उनमें से एक को जान से मार दिया। और यहाँ की पुलिस और कोर्ट को देखो, उन्होंने तो मेरा सहायता करने की बजाय मुझे ही अपने पद से हटा दिया। और वहां पर एक काफी ज्यादा सेंटिमेंटल मोमेंट क्रिएट हो जाता है। तब वहां पर लेमार की माँ जॉन को बताती है कि ये एक फोटो है जो कि लेमार हमेशा अपने पास रखता था, ये तुम्हारी जंग से आने के बाद की फोटो है, वो तुम्हें अपना आइडियल मानता था, तुम उसकी इंस्पिरेशन थे और हमेशा तुम्हारे साथ काम करना चाहता था, वो कभी तुम्हें खोना नहीं चाहता था। तब वहां पर जॉन भी उसकी मॉम से यही कहता है कि मैं भी कभी लेमार को खोना नहीं चाहता था। और इस सेंटिमेंटल मोमेंट के बाद में वो जाते जाते उनसे एक बात कहकर जाता है कि अगर फ्यूचर में आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत पड़े तो मैं हमेशा आपके लिए तैयार रहूंगा। ऑन दी अदर हैंड हमें दिखाई जाती है शेरन कार्टर, जो कि किसी बैडरॉक को कॉल कर कहती है कि मैं आज तुम्हें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट काम देने वाली हूँ और इसके लिए मैं तुम्हें दुगने दाम भी दूंगी, अगर तुमने मना किया तो पछताना के अलावा तुम्हारे पास और कोई काम नहीं होगा। और इसी के साथ अब हमें दिखाए जाते हैं सैम और
बकी, जो कि अब उस बोट को रिपेयर करने में लग जाते हैं, जो कि सैम की खानदानी बोट होती है। और उसे रिपेयर कर देने के बाद में उनकी बॉन्डिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाती है। वहीं अब सैम उस शील्ड के साथ में एक तगड़ी प्रैक्टिस भी शुरू कर देता है, हार्ड ट्रेनिंग शुरू कर देता है। और साथ ही साथ अब वो बकी को ये भी बता रहा है कि जंग के हालात होने वाले हैं। मुझे लगता है कि कार्ली मॉर्गनथाउ अब चुप नहीं बैठेगी। उसके एक साथी की डेथ हुई है और वो उसका बदला लेने के लिए हमारे पास में जरूर आएगी, इसलिए मुझे अब उनसे बदला लेने के लिए अपने आप को सशक्त बनाना पड़ेगा। मगर तब वहां पर बकी काफी ज्यादा उदास होता है, तो सैम उससे पूछता है कि क्या तुम्हें तुम्हारे बुरे सपने आज भी आते हैं? तो वो कहता है कि हाँ, मैं आज तक कभी अपनी पुरानी गलतियों से उभर ही नहीं पाया, वो हर वक्त मेरी आंखों में आते रहते हैं। तो सैम उसे कहता है कि अगर तुम अपनी गलतियां सुधारना चाहते हो तो जाकर उनसे सॉरी मत कहो, बल्कि उनसे पूछो कि मैं तुम्हारी किस प्रकार हेल्प कर सकता हूँ। अगर तुम ये करोगे तो क्या पता शायद इस पश्चाताप के बाद में तुम्हें तुम्हारे नाइटमेयर्स नहीं आए। और इसी के साथ में अब बकी उसे बाय कहकर निकल जाता है कि मैं अपनी पुरानी गलतियों को सुधारने जा रहा हूँ, मगर जब भी तुम बुलाओगे और जब भी तुम्हें मेरी जरूरत होगी मैं एंड टू एंड वहां पर आ जाऊंगा। और अब अगेन सैम विल्सन अपनी पूरी ताकत के साथ में फुल प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। वो शील्ड के साथ में इतनी हार्ड प्रैक्टिस करता है, इतनी रनिंग करता है कि वो उसकी पावर को झेल पाए। कई बार तो ऐसा होता था कि जब वो शील्ड को फेंकता था तो वापस आते टाइम वो उसे संभाल नहीं पाता था, मगर काफी ज्यादा प्रैक्टिस करने के बाद में अब वो कैपेबल हो चुका था कि वो उस शील्ड की पावर को संभाल पाए। वहीं अगले सीन में हमें दिखाई जाती है कार्ली मॉर्गनथाउ, जो कि अपने एक साथी के साथ में किसी का इंतजार कर रही होती है। और वो शख्स और कोई नहीं बल्कि वो होता है बैडरॉक, जो कि हमें इस पूरे सीजन के फर्स्ट एपिसोड में दिखाया गया था। उस एपिसोड के अंदर बैडरॉक और साथ ही फैल्कन के बीच में फाइट भी हुई थी। और तब वहां पर बैडरॉक आके फ्रेंच में कहता है, एसकी चिवले जियामिने, यानी कि तुम्हें जो चाहिए था मैं यहाँ पर ले आया हूँ। और अब उस हथियार को पाकर कार्ली मॉर्गनथाउ अपने सारे के सारे सेंसर्स को ऑन कर देती है और कहती है कि आज रात एक बहुत ही बड़ा हमला होने वाला है, एक जंग की तैयारी होने वाली है, जंग के लिए तैयार हो जाओ। वहीं अब हमें रात को न्यूयॉर्क के अंदर दिखाया जाता है कि जीआरसी, जो कि ग्लोबल रिपैट्रिएशन काउंसिल होती है, वो 2 करोड़ लोगों को इस शहर से बाहर भेजने वाली होती है, क्योंकि 5 साल बाद में ब्लिप से लौटकर जो लोग आए थे उनके पास में ना तो घर होता है ना ही खिलाने के लिए खाना होता है। तो इस वजह से वो लोग वोटिंग कर रहे होते हैं कि क्या उन्हें रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। और तभी वहां पर एक ग्लिच आना शुरू हो जाता है, सारी लाइट्स ऑफ ऑन होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये है कि वहां पर जरूर कोई एक बड़ी पावर पहुंचकर वहां पर हमला करने वाली है। ऑन दी अदर हैंड अब वो टाइम आ चुका था जब सैम विल्सन बकी द्वारा दिए गए बॉक्स को ओपन करता है। और मेरी प्रेडिक्शन के अकॉर्डिंग मुझे तो ये लग रहा है कि वकांडियंस ने डेफिनेटली अब सैम विल्सन के लिए एक सूट भेजा होगा, जो कि कैप्टन अमेरिका से थोड़ा बहुत रेट करता होगा, क्योंकि अब सैम के पास में होती है वो शील्ड जो कि कैप्टन अमेरिका की होती है। और अब इसके साथ में सैम तैयार होता है उन सभी से फाइट के लिए। और इसी सस्पेंस के साथ में ये एपिसोड खत्म होता है कि आखिर उस बॉक्स में से क्या निकलेगा। क्या सैम उन सभी को रोक पाएगा और या फिर वो सारे के सारे फ्लैग स्मैशर उस पर भारी पड़ने वाले हैं? इसका खुलासा तो लास्ट एंड फाइनल एपिसोड यानी कि फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर के लास्ट 6th एपिसोड में ही होगा। वहीं इसके पोस्ट क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि जॉन वॉकर अपने ऑनर ऑफ मेडल के साथ में अब अपनी एक न्यू कैप्टन अमेरिका शील्ड के ऊपर काम कर रहा होता है, वो उसे बिल्ड कर रहा होता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर फाइनली खत्म होता है। फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर एपिसोड 6, इसके लास्ट 5 पार्ट्स में हमने देखा कि किस तरीके से अब फ्लैग मैशर्स जीआरसी वोटिंग को रोकने के लिए रात को हमला करने वाले हैं। और उसी हमले को रोकने के लिए अब फैल्कन और साथ ही विंटर सोल्जर तैयार हो गए हैं। और इसी के साथ अब वकांडा से फैल्कन के लिए एक नया सूट भी आया है। और इसी के साथ ये एपिसोड शुरू होता है। इसके स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है वही जीआरसी वोटिंग ऑफिस, जहां पर अब हर जगह ग्लिच हो चुका होता है, हर कोई अपनी जान बचाने के लिए वहां से भाग रहा होता है। और वहीं पर कुछ मौजूद लोग जो कि फ्लैग मैशर्स के साथ में मिले हुए होते हैं, वो वहां पर गैस के गोले छोड़ देते हैं, जिससे कि कोई भी आपस में एक दूसरे को देख नहीं पाता। और वहां से हर कोई बाहर निकलने की कोशिश करता है, मगर तभी वहां पर उन्हें बचाने के लिए पहुंच जाता है ब्लैक फैल्कन, जो कि वहां पर मौजूद लोगों से लड़ाई करना शुरू कर देता है। तो लोग कहते हैं कि वाओ, ये कौन है? लगता है ये तो न्यू कैप्टन अमेरिका है। और इसी के साथ अब कैप्टन अमेरिका और बैडरॉक के बीच में एक तगड़ी फाइट होनी शुरू हो जाती है। अब क्योंकि उसके पास में वाइब्रेनियम वाला सूट होता है और इसी के साथ अब वो अपनी शील्ड के साथ काफी ज्यादा प्रैक्टिस कर चुका होता है, तो वो बैडरॉक पर भारी पड़ने लगता है। वहीं दूसरी ओर अब विंटर सोल्जर वहां पर मौजूद सभी लोगों को निकालने की कोशिश करता है। उसी मोमेंट पर वहां पर शेरन कार्टर भी पहुंच जाती है और वो कहती है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूं।
और वो दोनों मिलकर वहां पर सभी लोगों की हेल्प करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जब वहां से लोग निकल कर भाग रहे होते हैं, वो जिस पुलिस की गाड़ियों में बैठ रहे होते हैं, उनमें से कुछ लोग जो कि फ्लैग मेशर्स के साथ में मिले हुए होते हैं, उनके पास में गैजेट होता है जिसकी मदद से वो उनकी कार के दरवाजे को ब्लॉक कर देता है। और वहां से अब जो भी लोग जो कि जीआरसी वोटिंग के अंदर बड़े बड़े उच्च अधिकारी मौजूद थे, वो अब उनकी गिरफ्त में आ चुके होते हैं। और यहीं से ही सारे के सारे फ्लैग मेशर्स की गाड़ियां निकलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि जीआरसी वोटिंग को रुकवाया जाए और साथ ही जो लोग 5 साल के बाद में ब्लिप से लौटे उन लोगों को सरहद के बाहर नहीं निकाला जाए, क्योंकि उन लोगों को भी तो इस जगह पर रहने का हक है। उनका ऐसा सोचना है कि 5 साल बाद में लोग आए तो क्या हुआ, मगर उनका भी तो यहाँ पर रहने का हक है। इसीलिए उनका मकसद बन गया था कि वो जीआरसी वोटिंग वाले उच्च अधिकारियों को अपने कब्जे में लेंगे और उसके बाद में उन्हें छोड़ने के लिए ब्लैकमेलिंग में सरहद के पार जो लोगों को भेजा जाना था उन्हें रुकवा लेंगे। अब जो लोग गाड़ी में सवार थे तो उन्हें बचाने के लिए बकी उनके पीछे भागता है और वहीं पर शैरन कार्टर अपनी इंटरकनेक्टिविटी डिवाइस के साथ में उससे कांटेक्ट में रहती है और वहीं पर उसे एक फ्लैग मेशर मिल जाता है जिसे वो मर्क्यूरी वेपर से मार देती है। एक और तो कुछ लोग गाड़ी के अंदर फ्लैग मेशर्स के साथ में थे, वहीं कुछ लोग हेलीकॉप्टर के अंदर फ्लैग मेशर्स के साथ में थे। वहीं पर उन्हें बचाने के लिए पहुंच जाता है फैल्कन और वो अपने रेड विंग के साथ में पहले तो उन मौजूद हाईजैक करने वाले लोगों को मारता है और सिर्फ एक पायलट को छोड़ता है और फिर पूरे हेलीकॉप्टर की स्कैनिंग करना शुरू कर देता है। स्कैनिंग के दौरान कैप्टन अमेरिका को पता चलता है कि उन्हीं में से एक औरत ऐसी है जो कि हेलीकॉप्टर उड़ाना जानती है, तो वो उससे कॉल पर कनेक्ट होकर कहता है कि आपके पास में सिर्फ 5 सेकंड का वक्त है, 5 से 1 तक की गिनती में मैं जो हेलीकॉप्टर चला रहा है उसे मार दूंगा और फिर आपको ही कंट्रोल लेना पड़ेगा। और यही गिनती शुरू करते ही अब वो अपने रेड विंग के साथ में वहां का दरवाजा तोड़कर उस पायलट को नीचे पटक देता है और इसी के साथ में वो हॉस्टेज जब हेलीकॉप्टर को एक्वायर कर लेती है और यहीं पर हम देखते हैं कि सभी की जान बच जाती है और अब सब लोगों के सामने आता है उनका नया कैप्टन अमेरिका। ये बात अब हर कोई न्यूज चैनल पर देख रहा होता है। हालांकि कुछ लोग इस बात से एग्री नहीं कर रहे थे, वो कई लोग तो कह रहे थे कि ये तो ब्लैक फैल्कन है, मगर कुछ लोगों के लिए अब सैम विल्सन उनका नया कैप्टन अमेरिका बन चुका था। वहीं दूसरी ओर फ्लैग मेशर्स जिस गाड़ी में थे जिसके अंदर काफी सारे हॉस्टेजेस थे, वो उस गाड़ी का कंट्रोल छोड़कर उसे मरने के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन बकी वहां पर टाइम पर पहुंच जाता है और अपनी पूरी शक्ति लगा देता है उस गाड़ी को गिरने से बचाने के लिए। लेकिन एंड मोमेंट पर वो गाड़ी गिरने ही वाली होती है और तभी वहां पर पहुंच जाता है सैम विल्सन और अपनी पूरी शक्ति के साथ में रेड विंग्स को लेकर उस पूरी गिरने वाली गाड़ी को बचा लेता है, जिससे कि काफी सारे लोगों की जान बच जाती है। और उन सभी को बचाने के साथ में अब वहां पर बाकी फ्लैग मेशर्स भी पहुंच जाते हैं और फिर यहाँ पर आता है एक ट्विस्ट, जहां पर हमें देखने को मिलता है जॉन वॉकर जिसने बनाई होती है अपनी एक न्यू कैप्टन अमेरिका शील्ड और फिर उन सभी के बीच में एक तगड़ी फाइट होना शुरू हो जाती है। इस ब्रूटल फाइट के फाइट सीक्वेंस इतने तगड़े थे कि ये अभी तक का मेरा फेवरेट एपिसोड बन गया। मगर उनकी लड़ाई के बीच में पहुंच जाता है बैडरॉक और वो अपने लॉन्चर के साथ में वहां पर गैस की गोली छोड़ देता है, जिसकी वजह से फ्लैग मेशर्स को वहां से भागने का मौका मिल जाता है और हर कोई अब अपनी अलग अलग जगह पर भागना शुरू कर देता है। लेकिन इस बार कैप्टन अमेरिका के पूरे सूट के अंदर थर्मल टैग सेंसर्स भी थे, जिनकी मदद से वो उनके फुटप्रिंट्स को स्कैन करने लगता है और उन्हीं का पीछा करते करते अब वो फाइनली उनकी मेन लोकेशन तक पहुंच जाते हैं और अगेन उनके बीच में एक और तगड़ी फाइट होना शुरू करती है। लेकिन वहां से कार्ली मॉर्गन थाउ बचकर निकल जाती है, मगर उसे रोकने के लिए अब वहां पर पहुंच जाती है शैरन कार्टर और यहां पर जाकर हमें इस पूरे एपिसोड का प्लॉट रिवील होता है। हमें ये पता चलता है कि पावर ब्रोकर और कोई नहीं बल्कि खुद शैरन कार्टर ही थी, क्योंकि उसी के पास में बड़े बड़े सैटेलाइट से कांटेक्ट करने की पावर और साथ ही इतने हाईटेक गैजेट्स को प्रोवाइड करवाना, ये सारा काम शैरन कार्टर का ही था। पावर ब्रोकर कार्ली से कहती है कि मैंने तो तुम्हें अपने साथ में मिलाने के लिए कहा था, मगर तुम तो अपना ही जान बनाना चाहती थी। देखो तुम्हारे साथ में क्या हुआ, तुम्हारे साथ में आज कोई भी नहीं है, तुम अब भी चाहो तो मेरे साथ में मिल सकती हो। उनकी ये बातें चली रही थी, तभी वहां पर कैप्टन अमेरिका यानी कि सैम विल्सन पहुंच जाता है और वो उससे बात करने की कोशिश करता है, मगर बातों ही बातों में वहां के हालात बिगड़ जाते हैं और शैरन से गोली चल जाती है, जिस वजह से कार्ली ऑन द स्पॉट घायल हो जाती है और अब उसे गोद में उठाकर कैप्टन अमेरिका यानी कि सैम विल्सन अब सभी लोगों के सामने लेकर आता है। वहीं दूसरी ओर अब बकी और जॉन वॉकर को बाकी भागे हुए फ्लैग मेशर्स भी मिल जाते हैं, जिन्हें वो पुलिस की गिरफ्त में दे देते हैं और अब हमें दिखाया जाता है कि पुलिस की गिरफ्त में आ जाने के बाद में वो सभी फ्लैग मेशर्स को पुलिस की कस्टडी में ले जाया जा रहा होता है, मगर तभी वहां पर एक इंसान उन्हें बॉम्ब से उड़ा देता है और ये इंसान और कोई नहीं
बल्कि जीमो का बटलर था। जीमो के ही कहने पर उसने बाकी सभी फ्लैग मेजर्स को मरवा दिया। अब इस जंग के खत्म हो जाने के बाद में जब कैप्टन अमेरिका सभी लोगों के सामने आता है तो वहां पर सेनेटर कैली और काफी सारे उच्च अधिकारी मौजूद होते हैं। पहले तो वो अपने नए कैप्टन अमेरिका का स्वागत करते हैं और फिर उससे कहते हैं कि यहाँ पर जो भी पंगा हुआ है हम उसे संभाल लेंगे, हमारी जो भी कार्यवाही चल रही थी हम उसे बिल्कुल कार्यरत रखेंगे और जिन लोगों को भी हमें सरहद के पार भेजना था उसकी प्रोसेसिंग कल से स्टार्ट हो जाएगी। तब वहां पर कैप्टन अमेरिका उनसे कहता है कि आखिर उन लोगों को आप सरहद पार भेज ही क्यों रहे हैं, क्या वो हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं है? आज से 5 साल पहले जो लोग गायब हो चुके हैं ये उन्हीं का ही तो परिवार था, ये सारे लोग तो बस अपनी जगह पर वापस आए, आखिर आप इन्हें अपने देश से बाहर क्यों भेज रहे हैं? तो जीआरसी के लोग कहते हैं कि हमारे पास में इतनी रहने की जगह और खाना पानी नहीं और हमारा ठेका नहीं है कि गवर्नमेंट के लोग ही सब उनका खर्चा उठाएं। इस बात को सभी न्यूज रिपोर्टर कवर कर रहे होते हैं और ये सारी कन्वर्सेशन हर कोई टीवी पर देख रहा होता है। तब सैम उनसे कहता है कि आप लोगों के पास में इतनी ताकत है कि आपके सिर्फ एक ईमेल से जंगल के जंगल तबाह हो सकते हैं, बड़ी से बड़ी हाई टेक्नोलॉजी वाली फैक्ट्रीज बनाई जा सकती है, तो फिर आम जनता के रहने के लिए घर क्यों नहीं हो सकता? तो सेनेटर सैम से कहते हैं कि आखिर तुम होते कौन हो हमसे ये सारी बातें कहने वाले? तो वो कहता है कि मैं कैप्टन अमेरिका हूँ और मेरा ये फर्ज बनता है कि मैं उन सभी लोगों की हेल्प करूँ। मैं जानता हूँ कि कुछ लोग यहाँ पर जो खड़े वो मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मगर किसी को तो स्टैंड लेना ही होगा और जब तक कोई भी स्टैंड नहीं लेगा तब तक ये सारी चीजें सुधर नहीं सकती। और अब इन बातों को सभी लोग समझते भी हैं। वहीं पर एक पुलिस वाला भागता हुआ आता है और वो सैम से कहता है कि हमें लगता है कि अभी भी एक फ्लैग मेजर जिंदा है और वो यहाँ से भाग रहा है। तब वहां पर सैम कहता है कि आपका नया कैप्टन अमेरिका अब आ गया है और वो उसे पकड़ने में आपकी मदद करेगा, और ये कहकर सैम वहां से उड़ जाता है। अब यहाँ पर हमें इस एपिसोड की कम से कम 6 मिड क्रेडिट सीन दिखाए जाते हैं जो कि आगे जाकर आगे आने वाली सीरीज के साथ में कहीं ना कहीं कनेक्ट होंगे। नंबर 1 पर हमें दिखाया जाता है वैलेंटीना को, जिसने अब जॉन वॉकर को एक नया ब्लैक सूट दे दिया होता है जो कि होता है न्यू ब्लैक कैप्टन अमेरिका का सूट। वहीं सेकंड मिड क्रेडिट सीन के अंदर अब बकी पहुंच जाता है यूरी के पास में और उन्हें सच्चाई बताता है कि आपके बेटे का कत्ल हुआ था और उसका कत्ल और किसी ने नहीं बल्कि मैंने खुद ने किया था, मैं इस बात के लिए आपसे माफी मांगता हूँ। तीसरे मिड क्रेडिट सीन में हमें दिखाया जाता है कि बकी ने अब एक लेटर छोड़ा होता है अपनी डॉक्टर के पास में, उसमें लिखा होता है आई हैव फिनिश्ड माई बुक, थैंक यू फॉर योर हेल्प डॉक्टर। इसका मतलब ये है कि आपने आज तक जो भी मुझे रिफाइन करने की कोशिश की अब मैं पूरी तरीके से ठीक हो चुका हूँ, अब मैं अपने सही हालातों में हूँ और आप ही की वजह से आज मैं इस राह पर आया हूँ। चौथे मिड क्रेडिट सीन में अब पहुंच जाता है सैम विल्सन आइजिया ब्रैडली के पास में और उन्हें कहता है कि मेरे पास आपके लिए कुछ है, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं। और वहीं से आइजिया ब्रैडली को लेकर पहुंच जाता है यूएस गवर्नमेंट के कैप्टन अमेरिका म्यूजियम के अंदर, जहां पर आइजिया अपने सामने खड़े हुए दृश्य को देखकर रोने लग जाते हैं क्योंकि अब उनके सामने होती है उन्हीं की एक प्रतिमा, यानी कि उनकी खुद की मूर्ति। 1940s के अंदर जब उन्होंने लड़ाई लड़ी तब तक अमेरिका के कोई भी लोग उन्हें नहीं जानते थे, मगर इस मूर्ति के बन जाने के बाद में अब सालों साल लोग उनकी प्रशंसा करेंगे। उनके मन में अब एक उनका नया कैप्टन अमेरिका भी बन गया था। इसके 5वें मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है कि फाइनली अब सैरा और सैम की फैमिली काफी ज्यादा खुश है, हर किसी में हर्षोल्लास है। और वहीं पर अब बकी भी पहुंच जाता है उनके घर के सेलिब्रेशन में क्योंकि वहां के लोगों में अब सैम के लिए काफी ज्यादा इज्जत बढ़ गई थी और वहीं उनकी पार्टी में शरीक हो जाने के बाद में अब हर चीज हैप्पी एंडिंग में बदल गई थी। और इसी के साथ इस पूरे एपिसोड के मिड क्रेडिट सीन खत्म होते हैं। वहीं इसका एंड पोस्ट क्रेडिट सीन हमें दिखाया जाता है जिसके अंदर अब सेनेटर कैली ने शेरन कार्टर को उसकी पुरानी जॉब, यानी कि जो यूएस गवर्नमेंट के अंदर उसका पुराना ओहदा था वो उसे वापस दे दिया जाता है। उस पुराने ओहदे को पाने के बाद में अब शेरन कार्टर अपने ही किसी एजेंट के साथ में बात करती है, उसे बताती है कि हमारे पास में अब यूएस की खुफिया इन्फॉर्मेशन के साथ साथ अब बड़े बड़े हथियार भी आ जाएंगे और अब हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। और इसी सस्पेंस के साथ में ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। सो गाइज, आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज मुझे लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं और अगर आपको मेरे सारे वीडियोस काफी अच्छे लगते हैं तो उन्हें अपने फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स में जरूर शेयर कीजिएगा। इसके बाद में मैं आप ही की डिमांड पर एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं जिसका नाम है लूसीफर। आई नो दैट कि लूसीफर का नाम सुनते ही आप लोग काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए होंगे, तो इसी एक्साइटमेंट को बरकरार रखिएगा क्योंकि आपके सामने जल्दी लूसीफर की पूरी सीरीज आने वाली है। एंड अगेन गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में।